हेलो। किसान कृषि में आधुनिक तकनीकों को जानिए, विशेषज्ञों के साथ सीधे संवाद करें। किसान ऐप डाउनलोड करें। किसान कृषि में आधुनिक तकनीकों को जानिए, विशेषज्ञों के साथ सीधे संवाद करें। किसान ऐप डाउनलोड करें। बरं. बोंडे साहेब, महाले साहेब, आपणास विनंती आहे की प्लीज व्हिडिओ ऑन कराल. व्हिडिओ केला ऑन. येस. आवाज कमी आहे दीपकजी? येस, चालू करू शकतो आपण. चालू करू? हो, चालू करू शकतो. नमस्कार शेतकरी बंधूंनो, आजचा आपला हा भाग्याचा दिवस म्हणायला पाहिजे की आजच्या या दिवशी माननीय सुधीर कुमार गोयलजी आपल्यासाठी लाभलेले आहेत. आजचे पाहुणे. आजचा वेबिनार हा सीताफळ महासंघ आणि किसानच्या माध्यमातून आपण घेतोय. हा आपला 17वा वेबिनार आहे आणि या 17व्या वेबिनारच्या दिवशी आम्ही ज्यांना शेतकऱ्यांचे देव, अधिकाऱ्यांचे देव मानतो असे सुधीर कुमार गोयल साहेब आहेत. व्हीएनआर कंपनी ज्यांची आहे आणि ज्यांनी पेरू पासून सीताफळापर्यंत अनेक जाती दिलेल्या आहेत आणि ज्यांनी शेतकऱ्यांचं आयुष्य बदलून गेलेलं आहे असे विमलजी चावडाजी आपले आजचे प्रमुख वक्ते आहेत. माननीय गोयल सर प्रमुख पाहुणे आहेत. आपणा सर्वांचं मी इथे स्वागत करतो. माननीय संचालक, माजी संचालक कृषीचे जयंतराव महल्ले साहेब सुद्धा आपल्या सोबत आहेत. त्याचसोबत विनयजी बोथराजी आपल्या सोबत आहेत. या सर्वांचं सुद्धा मी स्वागत करतो आणि माननीय जयंतराव महल्ले सरांना विनंती करतो की माननीय डॉक्टर सुधीर कुमार गोयल सरांचा त्यांनी परिचय करून द्यावा. पंडित जी, एक सिर्फ रिक्वेस्ट है कि ये कार्यक्रम हिंदी में है, तो जो महाराष्ट्र के बाहर से आए हुए हैं उनको बता दें की मेन कार्यक्रम आपला हिंदीमध्ये होईल, हिंदीतच हे होईल, पण ज्यांना मराठीचं हे आहे त्यांना परिचय आणि याचा मराठीत होईल. विमलजींचा परिचय सुद्धा हिंदीमध्ये होईल. जयंतराव महल्ले सरांचा परिचय करून देतील. हॅलो सर, सुरू करा सर परिचय. हो, येतोय. नमस्कार. गोयल सर आज जॉईन झाले. होय सर. महाले साहेब, गोयल साहेब जॉईन झालेले आहेत. सुरू करा आपण. ठीक आहे. नमस्कार मित्र हो. आज खरं म्हणजे अत्यंत ज्याला दुग्ध क्षेत्र आहे असं म्हणतो आपण की सीताफळाच्या संशोधनामध्ये आणि विकासामध्ये ज्यांनी
बाहेरच्या राज्यामध्ये अत्यंत चांगली प्रगती केली आहे व्हिएनाच्या नावाने, ते विमलजी. आणि राज्यामध्ये गोयल साहेबांचं नाव ज्यांनी कोणी ऐकलं नाही कृषी क्षेत्राशी संबंधित, मग ते शेतकरी असतील, कृषी विभागातील अधिकारी असतील, संशोधक असतील, लोकप्रतिनिधी असतील, असं मला वाटत नाही की महाराष्ट्रामध्ये गोयल साहेबांचा काही परिचय करून द्यायची गरज आहे असं वाटत नाही. पण तरी पण मी माझं ते भाग्य समजतो, कारण गोयल साहेबांसोबत मला खूप वर्ष काम करण्याची संधी मिळाली. मी मागे बोललो होतो की माझ्या शिक्षणामधला गुरु मी डॉक्टर नाकड यांना म्हणत होतो, आणि माझ्या नोकरीमधलं गुरु मी गुरुस्थान ज्यांना दिलं ते खरंच डॉक्टर गोयल साहेब आहे. खरं म्हणजे गोयल साहेब हे भौतिक शास्त्राचे विद्यार्थी, भौतिक शास्त्रामध्ये त्यांनी PhD केली. भाभा ॲटॉमिक संशोधन केंद्रामध्ये ते शास्त्रज्ञ होते, पण त्यांचं तिथं मन रमलं नाही त्या बंदिस्त वातावरणामध्ये, आणि त्यांना हे संपूर्ण आकाश खुणवत होतं की काय असं मला वाटते. नंतर 1984 मध्ये ते IAS मध्ये आले, आणि आपलं सुदैव असतं की ते महाराष्ट्राच्या वाट्याला आले. साहेबांनी अनेक पदावर काम केलं, त्यापैकी ते कृषी आयुक्त असतील, सहकार आयुक्त, कृषी सचिव, पणन सचिव, सहकार सचिव, अत्यंत अशा महत्वाच्या जबाबदारी, शेवटी अप्पर मुख्य सचिव म्हणून महाराष्ट्राचे ते नियुक्त झाले. तेव्हा सुद्धा ते कृषीवरचा आणि पणनचं काम बघत होते. मित्र हो, अत्यंत ज्याला बुद्धिमान असं अधिकारी, त्यासोबतच प्रखर अशी कार्यनिष्ठा. कार्यनिष्ठा कशी असावी, तुमचा विश्वास बसणार नाही की फक्त गोयल साहेब 4 तास झोपतात, अजूनही तुमच्यापैकी अनेक लोकांचा विश्वास बसणार नाही. रात्री किती वाजता मुंबईवरून असो, बाहेर गावावरून असो प्रवास करून आले, मग रात्री 1 वाजलेला असो, 2 वाजलेला असो, 3 वाजता, जेवढ्या फाईल्स आम्ही लोक डिपार्टमेंटचे लोक त्यांच्याकडे पाठवत होतो रात्री त्यांच्या घरी, त्या 150 असतील, 200 फाईल्स असतील, संपूर्ण फाईल्सवर, प्रत्येक फाईलवर संपूर्ण फाईलचं वाचन करून 1 पान, 2 पान, 5 पानापर्यंत नोट्स पाठवायच्या, लिहायच्या, मार्गदर्शन करायचं, आणि त्या संपूर्ण फाईल्स सकाळीच आपापल्या पुन्हा त्या विभागाकडे परत गेलेल्या असतील. यावरून त्यांना किती तास काम म्हणजे झोपायला मिळाले असतील किंवा आरामाला मिळाले असतील याची तुम्ही कल्पना करा. दुसऱ्या दिवशी पुन्हा साहेब आपल्या कामाला किंवा सकाळी ऑफिसला लगेच वेळेवर तुम्हाला पोहोचतील. महाराष्ट्राचा इतिहास, जर कृषीचा इतिहास जेव्हा जेव्हा लिहिला जाईल तेव्हा गोयल साहेबांचं नाव मी निश्चितपणे सांगतो की हे सुवर्ण अक्षरानच लिहावं लागेल. याच्या बाबतीत माझ्या मनामध्ये काही शंका नाही. त्याचं कारण असं की मागच्या 40 वर्षातल्या महाराष्ट्राच्या कृषीचा इतिहास, भूगोल, संस्कृती मी अत्यंत जवळून पाहिलेली आहे, आणि त्यामध्ये अनेक अधिकाऱ्यांशी अनेक कार्यनिष्ठा आणि कठोरता निर्णयाच्या बाबतीतली मी तरी पहिल्यांदाच बघितली आहे. मग महाराष्ट्रातल्या संगणक क्रांती असेल, संगणकामध्ये तुम्ही अनेक विषय विभागाचं बघितलं असेल की गोयल साहेबांनी अत्यंत मेहनत घेतली. त्यासाठी अनेक वाईटपणही घ्यावा लागला. तुम्हाला ती स्टोरी माहित असेल पेपरमध्ये की वरून आम्ही कॉम्प्युटर साहेबांनी होता. मी त्या सभेला होतो की आम्ही या कोणालाच त्याच्या पुढे आम्ही म्हणजे टाईपरायटर वापरू देणार नाही म्हणून टाईपरायटर फेकून दिला होता की जेणेकरून लोकांना वाटावं की आता याच्या पुढे आपल्याला कॉम्प्युटर वापरलाच पाहिजे. मग सेंद्रिय शेतीची क्रांती असेल, सेंद्रिय शेतीची सुरुवात राज्यामध्ये साहेबांनीच केली. म्हणजे बाळू कथलकर सारखा जो शेतीनिष्ठ मनुष्य झाला तो अक्षरशः शेणाचे हात भरलेले असताना त्याला गाडीमध्ये बसवलं आणि महाराज साहेबांनी त्याला शेतीनिष्ठ केलं. हे सांगून मला म्हणजे अत्यंत म्हणजे सांगताना आनंद वाटतो. सूक्ष्म सिंचनामध्ये किंवा पीक अभियान तुम्हाला कल्पना असेल की महापीक अभियान जेव्हा कैलासवासी आधी साहेब होते तेव्हा राबवलं, आणि बहुतेक अधिकारी हे वरिष्ठ म्हणजे मुंबईला, दिल्लीला किंवा पुण्यासारख्या ठिकाणी बसून एखाद्या कार्यक्रमाला नेतृत्व देतात. पण गोयल साहेबांनी ज्याला फ्रंट मध्ये जाऊन लढाई करणं किंवा नेतृत्व देणं म्हणतात, तर गोयल साहेबांचं नेतृत्व असेल, कर्तृत्व असेल, या दोन्ही गोष्टीच्या बाबतीत गोयल साहेब हे पुढे राहत होते. आणि महापीक अभियानामध्ये संपूर्ण महाराष्ट्र ढवळून काढला होता. हे सर्वांना आपल्याला माहित असेल. फलोत्पादनामध्ये अत्यंत खूप मोठे बदल साहेबांनी केले. मुंबईला युती शासन असताना जे की जागतिक स्तरावरचं सर्वात मोठं प्रदर्शन आणि तेवढं मोठं चर्चासत्र अजूनही झालेलं नाही आहे, आणि तेवढा कृषी मेळावा झालेला नाही आहे. मुंबई सारख्या ठिकाणी जेव्हा 10 लाख लोक संपूर्ण महाराष्ट्रातून आणलेले होते तेव्हा त्याचं जे नियोजन त्यांनी रात्रंदिवस डोळ्यात तेल घालून गेलं. प्रत्येक एसटी मध्ये बसलेला मनुष्य, तो शेतकरी, तो कुठं थांबणार, त्याची व्यवस्था काय असणार, इथपर्यंत नियोजन, ते जे भव्य दिव्य काम जे केलं ते गोयल साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली. जागतिक बँकेचे प्रकल्प असतील ते सुद्धा गोयल साहेबांच्या कालावधीमध्ये आले. मी त्याचा फार नाही. प्रामुख्यानं कृषी पीक विम्याच्या बाबतीत गोयल साहेबांचं अत्यंत मोठं योगदान फक्त राज्यालाच नाही तर देशाला आहे. कारण गणित हा विषय गोयल साहेबांना जेवढा फिकी जवळ आहे तेवढं गणित सुद्धा साहेबांचं मी बघितलं की सभेमध्ये किंवा मिटिंगमध्ये चालता चालता बोटावर ते गणित आणि प्रश्न सॉल्व्ह करत होते.
तर पीक विमा योजनेमध्ये जे लागणारे बदल असतील, त्याचा ढाचा असेल, त्यामधल्या अनेक गोष्टी गोयल साहेबांनी असतील. भांडायचं जरी काम पडलं तरी गोयल साहेबांनी शेतकऱ्याच्यासाठी कधीच मागं पुढं पाहिलेलं नाही आहे. राज्यामध्ये आता सर्वात मोठी म्हणजे कर्जमाफी मिळाली, जर सर्वात मोठं जर श्रेय द्यायचं असेल तर झाला अत्यंत मला आवडून आहे. प्रोसेसिंगच्या योजना असतील, शेतकरी समूह गट, उत्पादक कंपन्या, हे जे आता मान्य जर कोणी केली असेल तर ती गोयल साहेबांनी केलेली होती. देश पातळीवर अनेक क्षेत्रामध्ये राज्याचा जो काही दिसून येतो त्याच्यामध्ये गोयल साहेबाचाच म्हणजे त्या ठिकाणची जी मांडणी होती. आपल्याला आठवत असेल की गोयल साहेब जेव्हा नागपूरला आपल्या अमरावतीला आयुक्त होते आणि माननीय पंतप्रधान मनमोहन सिंग जेव्हा यवतमाळला आले होते आत्महत्येच्या बाबतीतला, त्या आढावा सभेमध्ये गोयल साहेबांनी जी मांडणी केली ती मांडणीच एवढी ठराविक आणि एवढी मुद्देसूद आणि पॉवरफुल होती की त्याच काळामध्ये गोयल साहेबांनी जे जे मुद्दे मांडले ते देश पातळीवर शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या सोडण्याच्या बाबतीत जो कार्यक्रम होता तो मंजूर करण्यासाठी एक होता कारवा पुस्तक जर म्हटलं तर तसंच असं काही दिवसानंतर आम्हाला सांगायला लागेल लोकांना की एक होते गोयल, डॉक्टर गोयल. इतकं मोठं कर्तृत्व, एवढं मोठं म्हणजे महाराष्ट्राला त्यांनी खूप भरभरून दिलेलं आहे गोयल साहेबांनी. त्या मानानं आम्ही त्यांना काही दिलं नाही याची मला खरं खंत आहे महाराष्ट्राने. तर असं अजूनही ते खूप मोठं कार्यरत आहेत, अनेक ठिकाणी काम करतात, शेतकऱ्यांना सेवा देत आहेत. मी जास्त वेळ आपला घेणार नाही, पण गोयल साहेबांच्या बाबतीत जर मला स्वतंत्र एक वेबिनार जरी घेतला तरी तो कमी पडेल. जेव्हा एक दोन लोकांशी चर्चा केल्यावर अनेक गोष्टी आल्या. श्वेशूर किंवा सासरे आजारी होते आणि त्यांचा म्हणजे वाटते की पाहुणे यायला वेळ म्हणजे उशीर होता, काही लोक यायला. त्या दोन्ही जाऊन जेव्हा त्यांचा मुलगा रुबीमध्ये ऍडमिट होते साहेब माझ्यासोबत माझी फलोत्पाद त्याही वेळेस साहेबांच्या फाईल्स काढणं सुरू होत्या. म्हणजे अशा पद्धतीनं काम करणारे अधिकारी या राज्याला मिळावे. अत्यंत पारदर्शकता, अत्यंत सचोटी, की ज्याचा अत्यंत आदर्श आम्हा सर्व लोकांना विभागात आलेला आहे. आणि ज्या शेतकऱ्यांनी जर त्यांना असं नवीन जी गोष्ट कळेल की त्याच्या पाठीवर थाप देण्याचं काम खूप मोठ्या रागवण्यासाठी सुद्धा त्यांचा म्हणजे रागवतील, त्याच्याच पाठीवर हात सोपतील आणि त्याला म्हणतील चला आपण जेवायला सोबत जाऊ म्हणून. हे सुद्धा मी गोयल साहेबांच्या बाबतीत बघितलं तरी गोयल साहेबांच्या बाबतीत कमी. आपलं भाग्य आहे आपल्या कार्यक्रमात उपस्थित राहिले, त्यांचं मार्गदर्शन आपल्याला मिळेल. मी खरंच महाराष्ट्राच्या वतीनं अत्यंत आभारी आहे सर आपला, की आपण अत्यंत या शेतीला, शेतकऱ्याला खूप मोठं काही दिलेलं आहे. तर आपल्याला आयुष्य मिळो परमेश्वर तशी प्रार्थना करतो. आपण आमच्या या कार्यक्रमाला आल्याबद्दल, आपल्या सीताफळाच्या संघाच्या कार्यक्रमाला वेळ दिल्याबद्दल मी आपल्याला धन्यवाद देतो. विनय भैया परिचय हिंदी में कर दीजिए प्लीज. जी जी, नमस्कार. सीताफल महासंघ की ओर से सभी सीताफल किसान भाइयों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं. आज मिलन है दो कर्मयोगियों का. दोनों हस्ती को किसी भी परिचय की ये दोनों हस्तियां मोहताज नहीं है. आज ये दुग्ध शर्करा योग है, साहब ने जैसे बताया, ये लोग दोनों लोग किसानों के दिल में बसते हैं, इसलिए इनके परिचय के ये मोहताज नहीं है. मैं आज हम सुनना चाहेंगे विमल भाई को. विमल भाई के परिचय में मुझे लगता है कि जैसे अभी साहब ने गोयल साहब के लिए बोला, वैसे ही विमल भाई के परिचय में बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन मैं आपको बहुत कम समय में आपको विमल भाई के बारे में बोलूंगा, तो आपको परिचय दूंगा ताकि हम लोग विमल भाई को ज्यादा से ज्यादा सुन सके. विमल भाई ने बीएससी एग्री और एनिमल हस्बेंड्री में पंतनगर से किया है. 24 वर्ष का इनका खेती का अनुभव है. 14 साल का एक्सपीरियंस आपका बिजनेस मैनेज, जो आप बिजनेस चला रहे हैं वीएनआर को, उसका 14 साल का इनका अनुभव है. छत्तीसगढ़ में जहाँ सिर्फ चावल उगता था, वहां पर आज सब्जियों में और फ्रूट्स के अंदर एक नया आयाम जो एक व्यक्ति ने दिया,
इस व्यक्ति का नाम है विमल चावड़ा। इन्होंने प्रमोशन ड्रिप का पूरा प्रमोशन, प्लास्टिक मल्च के प्रमोशन में बहुत बड़ा काम वहां किया है। इंसेक्ट प्रूफ नेट के प्रमोशन में आपने बहुत काम किया है। सीड प्रोडक्शन में इनका नाम शायद बहुत बड़ा इनका काम है। 300 हाइब्रिड F1 वेराइटीज है, 23 प्रजातियों में 300 हाइब्रिड वेराइटीज इनकी आज हमको हम लोग पूरे देश में यूज कर रहे हैं। ग्राफ्टेड वेजिटेबल के अंदर देश में शायद पहली बार VNR ने काम किया और वेजिटेबल के ग्राफ्टेड प्लांट बनाकर पूरे देश में इसको स्प्रेड किया है। लोगों को क्या ट्रेनिंग भी दिया जाता है? लोगों को उनके यहाँ ट्रेनिंग भी दिया जाता है। विमल भाई 15 देशों में भ्रमण कर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस और सारे देशों में भ्रमण करके और जो नए टेक्निक आपने इजाद किए, मैं तो भारत के गरीब किसानों से ये कहूंगा कि हमें इजराइल जाने की जरूरत नहीं है। अगर हम लोग रायपुर आपके फार्म पे चले जाते हैं और वहाँ के किसानों के रेगुलर मीटिंग्स और सारा जो ज्ञान है ये किसानों तक पहुंचाना, हॉर्टिकल्चर में आपका बहुत बड़ा काम, जिसमें कटहल का है। आज हम लोग जो BE1 वैरायटी पूरे देश में अमरूद की खा रहे हैं, ये VNR का ही निजात किया हुआ एक वैरायटी है। अभी उन्होंने सीताफल महासंघ के अंदर हमारे पिछले 2-3 सालों से विमल भाई जुड़े हुए हैं और एक नई वैरायटी का उन्होंने इजाद किया है। आज हम लोग बोलने के लिए बहुत है, लेकिन आपका समय मैं बिल्कुल जाया नहीं करूंगा। मेरी इच्छा है और सभी किसान भाइयों की इच्छा है कि विमल भाई को अंत तक एक एक शब्द उनका हमारे जीवन में एक बदलाव लाने वाला है। तो आज दोनों विभूतियों को मैं नमस्कार प्रणाम करता हूं और विमल भाई से कहूंगा कि विमल भाई अपना वेबिनार शुरू करें। धन्यवाद। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। श्रीमान विनय बोथरा जी ने मेरी थोड़ी ज़्यादा तारीफ कर दी है। मैं अपने बारे में एक संक्षिप्त ये कहना चाहूँगा कि मैं तीसरी पीढ़ी का किसान हूँ और सब्जियों की खेती पहले प्रारंभ की, उसके बाद फल में भी रुचि आई और महाराष्ट्र को मैं अपना गुरु मानता हूँ कि हॉर्टिकल्चर के मामले में आज महाराष्ट्र सबसे अग्रणी राज्य है। और शायद मेरे स्कूल के टाइम से कक्षा 10वीं से लेकर के अभी तक मेरे महाराष्ट्र में तकरीबन 30 से ज़्यादा प्रवास हो चुके हैं और ये मैं कह सकता हूँ कि हर साल एक बार प्रवास होता है महाराष्ट्र और वहाँ पर जाकर हमने सब्जी की खेती सीखी है और अलग अलग जगह जाके कई किसानों से तकनीक सीख के आए हैं और छत्तीसगढ़ में उपयोग कर रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं सीताफल की बात करूं तो सीताफल को लेकर के एक ताइवान का और दूसरा ऑस्ट्रेलिया का, और वहां से भी कुछ तकनीक हम सीख करके आए और इन सारी तकनीकों का कोशिश करते हैं यहाँ के किसान भाइयों के साथ मिल करके कि हम कैसे उससे खेती में क्वालिटी और क्वांटिटी इंप्रूव कर सके अपनी। और आज जो भी चीजें मैं यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ ये मेरा खुद का इजाद किया नहीं है, ये छत्तीसगढ़ के सारे किसानों से मिल करके बातचीत करके कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट लेवल पे कैसे जाए, ये उसका एक प्रयास है। और अगर कुछ त्रुटि हो तो हमारे विमल जी एक रिक्वेस्ट थी। विमल जी एक रिक्वेस्ट थी आपसे। आपके यहाँ पे नेटवर्क का थोड़ा सा इशू चल रहा है आई थिंक। आपकी आवाज़ कट हो चुकी है। आपका वीडियो बंद करेंगे तो आवाज़ आ जाएगी।
हेलो। अब आवाज क्लियर आ रही है? हाँ, अब आवाज़ क्लियर आ रही है सर। मेरे को फिर से शेयर करना पड़ेगा? हाँ जी। शेयर करते समय सिर्फ प्लीज़ सर आपका ये जो अभी वर्चुअल बैकग्राउंड है ना, वो हाँ, कर दीजिए, क्योंकि ओके उसमें नेटवर्क ज़्यादा ये हो रहा है। वर्चुअल बैकग्राउंड पे जाइए और ये जो अभी है वो नन कर दीजिए खाली, ओके ओके ओके। और फिर शेयर स्क्रीन कीजिएगा सर। बैकग्राउंड के लिए एक बार मुझे बता दीजिए, बैकग्राउंड के लिए कहाँ जाना हाँ, है? यहाँ पे स्टॉप वीडियो के बाजू में आपको चूज़ वर्चुअल बैकग्राउंड पे जाएंगे। ओके, गॉट हाँ, इट। वहाँ पे नन करना है खाली। फाइन, ये हो गया। हाँ राइट, अभी आप ये शेयर स्क्रीन कीजिएगा सर। इसमें डेस्कटॉप दिखा रहा है फॉर अच्छा एडवांस्ड। हाँ, स्क्रीन कीजिएगा ना सर आप, शेयर स्क्रीन और एडवांस में जाके वैसे कीजिए, नहीं तो नॉर्मल शेयर स्क्रीन कीजिएगा सर। फाइन, ये हो गया। हाँ, मेरी आवाज कहाँ तक क्लियर हो पाई थी, आप थोड़ा मुझे बताइए। फर्स्ट एक आपका जो चालू था वहीं पे वहाँ पे आवाज़ आपकी ये हो गई है। पहले 2 मिनट आप छोड़ेंगे तो अभी चलेगा। फाइन, स्लाइड दिख रहा है? यस यस, परफेक्टली। फाइन। तो मैं शॉर्ट में फिर से बताता हूँ कि आज जो भी मैं चर्चा यहाँ पर करना चाह रहा हूँ वो मेरे अनुभवों के साथ में है। महाराष्ट्र हॉर्टिकल्चर में अग्रणी है और मेरे आज तक कम से कम 30 विजिट सिर्फ महाराष्ट्र में सीखने को लेकर के हैं। शुरुआत में हम वहाँ पर सब्जी की खेती सीखने के लिए जाते थे और उसके बाद में फिर फलों की खेती सीखने गए हैं और कई सारी तकनीक हमने महाराष्ट्र से सीख करके यहाँ अडॉप्ट की है। सीताफल की अगर हम बात करें तो सीताफल का जो भी कल्टीवेशन हम यहाँ पर कर रहे हैं उसमें मेरे को 2 देशों में भ्रमण करने का मौका मिला, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया का मारुचि रिसर्च स्टेशन जो सीताफल में बहुत ही अग्रणी है, और दूसरा ताइतुंग एरिया है ताइवान का जो ईस्टर्न कोस्ट पे है, और वहां से भी सीताफल की कुछ तकनीक हम सीख करके आए हैं जिसको मैं आज यहाँ पर बताने की कोशिश करूंगा। जो प्रेजेंटेशन आप देख रहे हैं ये आप वेबसाइट पे जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे में लिंक दिया हुआ है। सीताफल में अगर हम बात करें तो कई सारी स्पीसीज होती हैं, हम यहाँ पर देख सकते हैं रामफल, लक्ष्मण फल, सीताफल, हनुमान। सीताफल के ऊपर में, और सीताफल के ऊपर ही पूरी चर्चा करेंगे। इसमें से और किसी के बारे में कोई प्रश्न हो तो आप चैट बॉक्स में डालेंगे तो हम कोशिश करेंगे उसका भी उत्तर देने की। यहाँ पर आप फल देख सकते हैं चारों के, सीताफल का, रामफल, हनुमान फल एवं लक्ष्मण फल का। लक्ष्मण फल को नॉर्मली एटिमोयास भी कहते हैं। कुछ न्यूट्रिशनल क्वालिटीज हैं सीताफल की, 2 स्लाइड में है, मैं इसके डिटेल में नहीं जाता हूँ क्योंकि समय हमारे पास कम है। इसमें न्यूट्रिशनली अगर देखें आहार के दृष्टिकोण से तो विटामिन और मिनरल्स बहुत ही रिच होते हैं इसमें। हम लोग छत्तीसगढ़ में जो खेती कर रहे हैं वहां पर हम कोशिश करते हैं कि हम मैकेनाइज करें, मशीनीकरण करें चीजों का, और यहाँ पर हम लोगों ने 2 स्पेसिंग तय की है इसकी। 12 फीट रो टू रो और 8 फीट पौधे से पौधा एक स्पेसिंग है जिसमें करीब 450 पौधे आते हैं एकड़ में, और दूसरी स्पेसिंग जिसको हम अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांटिंग कह सकते हैं उसको हम 10 फीट रो टू रो और 6 फीट प्लांट टू प्लांट की बात करते हैं, इसमें तकरीबन 726 पौधे आते हैं। जो भी हम प्लांटिंग करते हैं, जो कि हम इक्वेटर के पास नहीं है, नॉर्थ में है इक्वेटर के, और सूरज की पूरी रोशनी को हम अच्छे से हार्वेस्ट करना चाहते हैं, इसलिए हम अपनी जो भी दिशा रखते हैं क्यारियों की, रो टू रो जो डायरेक्शन, रो की जो डायरेक्शन है वो हर समय हम नॉर्थ से साउथ की तरफ रखते हैं। इसको नॉर्थ से साउथ रखने में आप देख सकते हैं इस फोटो में साइड में जो शेड पड़ रहा है वो पूरे एक लाइन पे पड़ रहा है, तो पूरे के पूरे कैनोपी को पूरे 24 घंटे में शुरुआत के समय में ईस्ट की तरफ में, पूरब की तरफ में रोशनी मिलती है, और दोपहर के बाद में पश्चिम की तरफ मिलती है, और दोपहर के समय पूरे में मिलती है। तो लगभग आप रायपुर या छत्तीसगढ़ में जितने भी ऑर्चर्ड से वेजिटेबल कल्टीवेशन देखेंगे वो पूरा का पूरा नॉर्थ साउथ ओरिएंटेशन में है, उत्तर दक्षिण ओरिएंटेशन में है। 4 साल पहले 2016 के नवंबर में क्वींसलैंड जाने का मौका मिला और वहां पर इंटरनेशनल सिंपोजियम अटेंड किया हम लोगों ने फ्रूट क्रॉप्स के ऊपर में। वहां पर एक डॉक्टर पॉल इबेल करके साइंटिस्ट हैं, लेडी साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक प्रेजेंटेशन दिया था सिंगल लीडर टैली सिस्टम पे, और उनका कहना था कि सिंगल लीडर टैली सिस्टम के बहुत सारे फायदे हैं। फिर उनसे परमिशन लेकर के उनका रिसर्च स्टेशन जो कि केन से तकरीबन 150 किलोमीटर दूर था, वहां
वहाँ के कुछ फोटोग्राफ्स हैं यहाँ, और इन फोटोग्राफ्स में आप देख सकते हैं कि उन्होंने फ्रूट क्रॉप्स को, स्पेशली मैंगो के ऊपर में इनका अच्छा काम था। मैंगो को इन्होंने तारों के ऊपर में बांधा था, और एक होती है राउंड कैनोपी होती है, और एक होती है स्ट्रेट कैनोपी, दीवार की तरह पूरी कैनोपी बनाते हैं। इसमें उन्होंने पहला तार जो रखा था वो 80 सेंटीमीटर पे, दूसरा 50-50 सेंटीमीटर पे तार रख रहे थे। कहना था कि इस तरह से जब हम खेती करते हैं तो हमें अर्ली हार्वेस्ट मिलते हैं, सनशाइन का या सूर्य की रोशनी का हम पूरा का पूरा उपयोग कर पाते हैं, बीमारी एवं कीट आसानी से मैनेज हो जाते हैं, और टोटल यील्ड बढ़ती है, सूरज की रोशनी का पूरा उपयोग कर रहे हैं। इस तकनीक को देख करके बहुत अच्छा लगा। उसके बाद में फिर तुरंत हमने वहां पर सीताफल कहाँ पर काम होता है उसका पता किया, और ये साउथ के पोर्शन में मारुचि रिसर्च स्टेशन है, वहां पर सीताफल का रिसर्च स्टेशन है। वहां पर जाकर के जब देखा तो वहां पर भी उन लोग सिंगल लीडर टेली सिस्टम में सीताफल करते थे। वहां का सिंगल लीडर टेली सिस्टम, चूंकि हवा और तूफान ज्यादा है, समुद्र के किनारे होने के कारण, तो डबल पोल लगाते हैं उन लोग, और ऊपर में एक पोल से ताकि हवा में वो झुके नहीं। इसी तरह से 80 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर 3 तार करके उसके ऊपर में ट्रेनिंग कर रहे थे। मारुचि रिसर्च स्टेशन से और दोनों जगह से देख के आने के बाद में हमने रायपुर लोकेशन पे इसके कई सारे फलों के ऊपर में ट्रायल लिए। गुआवा में ये बहुत सक्सेसफुल है, और सीताफल में हमारे जो अनुभव है सिंगल लीडर ट्रेले सिस्टम से, वो हम आपके साथ में साझा करेंगे। यहाँ पर हमने इसका थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है। मॉडिफिकेशन में हमने ये किया है कि हमने पेड़ रो के पोल नहीं लगा करके सिंगल रो के पोल लगाए हैं इसमें। आप देख सकते हैं कि खंभे जो लगे हुए हैं इसमें वो 2 फीट गहरे हैं और ऊपर में 6 फीट ऊपर है, तो तकरीबन 8 फीट का एक पोल है। इसमें पहला जो वायर है वो 80 सेंटीमीटर पे है, ये आप इसमें दूरी देख सकते हैं। पहला वायर 80 सेंटीमीटर में देने का कारण ये है कि जब भी उसमें ब्रांचेस आती हैं तो वो लटक करके जमीन तक ना पहुंचे, क्योंकि अगर ब्रांचेस या फ्रूट लंबा होने के ब्रांचेस के ऊपर का जो फ्रूट है वो लंबा होने के बाद अगर जमीन को टच करेगा तो वहां से इन्फेक्शन या कीट लगने की उसमें गुंजाइश है। इसलिए पहला वायर 80 सेंटीमीटर की दूरी पे देते हैं, उसके बाद 50-50 सेंटीमीटर की दूरी पे देते हैं। वायर हम जो यूज कर रहे हैं ये तकरीबन 8 गेज का वायर है एक, और एकड़ में अगर हम कैलकुलेट करें दो तरह की स्पेसिंग की हमने बात की यहाँ पर, 12 फुट बाई 8 फुट पे, और दूसरा जो स्पेसिंग है जिसको हम अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांटिंग कहते हैं वो 10 फीट बाई 6 फीट पे है। हाई डेंसिटी प्लांटिंग का उद्देश्य ये है कि हम एक तो जल्दी बाजार में आए। पहले हम देखते थे कि 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल के बाद में हम पूरा उत्पादन ले पाते हैं, बट इस तरह की कैनोपी सिस्टम मैनेजमेंट से हम बाजार में जल्दी आ सकते हैं। सिंगल लीडर ट्रैली सिस्टम के कुछ फायदे हैं जो हम और आगे चलते हुए बताएंगे आपको। जो हम ट्रेनिंग करते हैं सिंगल लीडर सिस्टम में, उसमें एक चीज हमें ख्याल रखनी है कि हम पहले प्लांट को सीधा ऊपर के तार तक नहीं, 80 सेंटीमीटर के हाइट पे पहुंच से ऊपर जाते हैं पौधे पे, तो हम उसको करीब करीब 5 सेंटीमीटर नीचे या 2 इंच नीचे से कट कर देते हैं। कट करने पे उस पोर्शन से 3 नगाले रखते हैं हम, एक राइट हैंड साइड पे ले आते हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड पे, फिर ऊपर जाती है। इसी तरह से हम रिपीट करते हैं सेंटर वाले तार पे, और उसके बाद फिर थर्ड तार पे। अगर हम पहले प्लांट को ऊपर जाने दें उसके बाद वहां से कट करें तो एपिकल डोमिनेंस के कारण नीचे में ब्रांचिंग नहीं होती है। इसलिए प्रयास यही होना चाहिए कि पहले हम नीचे के तारों में 2 ब्रांचेस ले जाएं, फिर ऊपर के तारों पे, उसके बाद फिर तीसरे तार पे। और जो भी हम साइड ब्रांचेस ले जा रहे हैं उसमें जो भी लेटरल ब्रांच से न मिले तब तक हम लेटरल शूट्स को अलाउ नहीं करते हैं। यहाँ पर फोटो है कैनोपी मैनेजमेंट क्यों आवश्यक है। एक लेफ्ट हैंड साइड में आप जो पौधे देख रहे हैं उसमें हमने इस सीजन जरा भी प्रूनिंग नहीं की थी, ये सिंगल लीडर टेली सिस्टम पे था। और जो राइट हैंड साइड पे है उसमें हमने प्रूनिंग की थी, और ये भी सिंगल लीडर टेली सिस्टम पे है। जो लेफ्ट हैंड साइड का कैनोपी है वो बहुत ही घना बड़ा हो गया। आप देख रहे हैं कि उसमें ब्रांचेस, नीचे की ब्रांचेस जमीन को छू रही है, और जमीन को छूने के कारण बहुत सारे कीट, स्पेशली मिलीबग्स जो कि चींटियों के द्वारा फैलता है, वो आसानी से उस पर चढ़ सकता है। में कई दफे
अगर वातावरण थोड़ा ठंडा चल रहा है तो एफिड का भी अटैक आता है। आप इस फोटोग्राफ में फिर से देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड में अनप्रून्ड है और लेफ्ट हैंड साइड में प्रूनिंग किया हुआ है। और जो लेफ्ट हैंड साइड का प्रूनिंग किया हुआ है ये तकरीबन 35 दिन का ग्रोथ है। अगले फोटो में हम आते हैं कि इसमें राइट हैंड साइड पे आप देख रहे हैं तने के ऊपर में एक जला हुआ हिस्सा दिख रहा है। हमारे यहाँ पर गर्मी अगर ज्यादा है और स्पेशली जब लू चलती है, डायरेक्ट जब इंसिडेंट सनलाइट तने के ऊपर पड़ती है तो वो जल जाता है और आप उसको खुरच करके देखेंगे तो आपको कोयले की तरह दिखेगा। कई सारे पौधे जो कि सूरज में धूप के कारण जल जाते हैं तो उसमें ग्रोथ कमजोर हो जाती है और पौधा कमजोर हो जाता है और बहुत ज्यादा सनबर्न होने पे इसकी डेथ भी हो जाती है। तो हमें एक चीज ख्याल रखनी है कि हम प्रूनिंग का समय इस तरह से मैनेज करें कि हम बहुत ज्यादा अपने स्टेम को सूरज के साथ में एक्सपोज ना करें। और दूसरा, जब हम प्रूनिंग करें तो आप लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हैं उसके ऊपर में व्हाइट कलर का एक पेंट लगा हुआ है, तो हम उसको व्हाइट कलर के चूने से और कॉपर सल्फेट के मिक्सचर से पेंट कर देते हैं ताकि सनलाइट रिफ्लेक्ट हो जाए और सनबर्न कम से कम हो। यहाँ पर आप प्रूनिंग देख सकते हैं कि पूरे के पूरे प्रूनिंग करने के बाद में हमने उसमें पूरे में व्हाइट वॉश कर दिया है ताकि वो सनबर्न से बच जाए। गुआवा में अगर हम देखते हैं तो हम मेन स्टेम के ऊपर में कभी भी जब ब्रांच निकलती है तो उसके अंदर में हमें फ्लावरिंग नहीं मिलती है, वो वेजिटेटिव शूट होता है। बट सीताफल के केस में हमने ये पाया है कि मेन स्टेम के ऊपर में भी अगर बड फूटती है या नया ब्रांच निकलता है तो वहां पर भी फ्लावरिंग आती है। तो पहले हम जब प्रूनिंग करते थे इसके पिछले वर्षों में तो हम मेन ब्रांच के ऊपर में छोटे छोटे से 3 इंच से लेकर के 4 इंच तक के स्टेम के पोर्शन छोड़ देते थे जो पिछले साल का ग्रोथ होता था, मगर ये पोर्शन छोड़ने की सीताफल में आवश्यकता नहीं है। इसका कारण मैं आपको अगले फोटोग्राफ्स में समझा सकता हूं। के ऊपर में भी जो ब्रांच निकली हुई है, दोनों फोटोग्राफ्स में आप देख सकते हैं कि दोनों में फ्लावर आ रहा है। तो इसमें हमें छोटे छोटे स्टेम छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, हम क्लीन प्रूनिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने जरा भी इसके ऊपर में छोटे ब्रांचेस नहीं रखे हुए हैं। यहाँ पर एक चीज और बताना चाहेंगे कि जब प्रूनिंग करते हैं तो कई बार ये ऊपर की लास्ट डंगाल में कुछ पत्ते छूट जाते हैं। हमें प्रूनिंग के समय पे इन पत्तों को भी काट देना है, क्योंकि अगर ये कंटिन्यू रहेगा तो एपिकल डोमिनेंस रहेगा और एपिकल डोमिनेंस होने के कारण इस तरफ के जितने भी ब्रांचेस हैं वो जल्दी स्प्राउट नहीं करेंगे या बड स्प्राउट नहीं करेंगे। दूसरा, सीताफल में एक खास बात है कि जो पत्ते होते हैं, जो नीचे की लेटरल बड होती है जहां से कि नया स्टेम निकलता है, वो पत्ते के पीटियोल से ढका हुआ रहता है। इसलिए हम कभी भी जब प्रून करते हैं और जब हमें फ्रूट सेट जब नई ब्रांचेस की जरूरत होती है तो हम सारे पत्ते रिमूव कर देते हैं इसमें से। 2 फोटोग्राफ्स दिख रहे हैं इस स्लाइड में। लेफ्ट हैंड साइड में जो प्रूनिंग की हुई थी उसमें हमने छोटे छोटे ब्रांच रखे थे, इसलिए आप देख रहे हैं कि कैनोपी ओवर ग्रोथ है कुछ जगहों पे जहां पर ब्रांचेस ज्यादा थी, और राइट हैंड साइड में हमने क्लीन प्रूनिंग किया था। तो इसमें आप देख सकते हैं कि कैनोपी स्टैंडर्ड है, यूनिफॉर्म कैनोपी है, कहीं पर घना या कहीं पर कम घना नहीं है। फिर से वही कंपैरिजन है बिना प्रूनिंग किए और प्रूनिंग किए वाले का, और ये प्रूनिंग के 52 दिन बाद का है। जब हम बहुत सारे ब्रांचेस छोड़ते हैं तो उसमें ग्रोथ यूनिफॉर्म नहीं दिख रहा है, ये उसी को दर्शा रहा है ये फोटोग्राफ। और आगे से हम इस साल से हमने जो प्रैक्टिस फॉलो की उसमें हम क्लीन प्रूनिंग की बात करते हैं। ये प्रूनिंग के करीब 21 दिन बाद का फोटोग्राफ है। जैसे ही बड फूटा उसके बाद में लीव्स आई हैं और उसके बाद में आप छोटे छोटे से उसमें फ्लावर्स देख सकते हैं। हम लोग यहाँ पर 2 जगहों पे अब खेती कर रहे हैं, एक छत्तीसगढ़ प्लेन्स में जो रायपुर के इर्द गिर्द है और जो कि इंडिया में एक हॉटस्पॉट माना जाता है। उसका कारण ये कि यहाँ पर जब गर्मी होती है तो 48 डिग्री तक टेम्परेचर जाता है एवं गर्म हवाएं रहती है जिसको हम लू कहते हैं, और 9 से 10 दिन तक टेम्परेचर बहुत ही पीक रहते हैं। दूसरा हमारा एरिया है जहाँ पर हम खेती कर रहे हैं वो बस्तर है, जो कि रायपुर से तकरीबन 300 किलोमीटर साउथ में है।
जो कि एक प्लेट्यू एरिया या पठार एरिया है, वहां पर टेम्परेचर 40 मैक्सिमम जाता है, कभी कभार वो 42 जाता है, और वहां पर नमी भी बनी रहती है। तो हम लोगों ने जो प्रूनिंग का टाइम डिसाइड किया वो बस्तर के लिए हमने 15 मई के आसपास का डिसाइड किया, छत्तीसगढ़ प्लेन के लिए हमने जून फर्स्ट वीक का डिसाइड किया है, और लास्ट प्रूनिंग डेट हमने 15 जुलाई की डिसाइड की है सीताफल को लेकर के। और इसका कारण है, पहला ये कि जब भी हम प्रूनिंग करते हैं उसके बाद में अगर बहुत ज्यादा लंबे समय तक अगर धूप है या नौतप्पा है या बहुत ज्यादा गर्मी है, तो स्टेम्स पूरे के पूरे धूप में एक्सपोज होते हैं, और एक्सपोज होने के कारण उसमें पूरी गुंजाइश होती है सनबर्न होने की। हम चूना भी लगाते हैं, मगर चूना भी कुछ दिनों के बाद में जब पहली या दूसरी बारिश होती है तो वो खुल जाता है। तो अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर है आपके एरिया में, हॉटस्पॉट है, तो वहां पर मई में प्रूनिंग नहीं करनी चाहिए, ऐसा हमारा अनुभव है। इसलिए हम छत्तीसगढ़ में 1 जून से प्रूनिंग करते हैं, या फिर हम दूसरी बात ये कहते हैं कि पहला प्री मानसून शावर आ जाए, थोड़ा सा वातावरण में नमी आ जाए, उसके बाद में हम प्रूनिंग करें। तो कई दफे ये 1 जून से लेकर के 7 जून तक होता है। दूसरी बात, अगर हम सीताफल में गौर करें तो इसका जो पॉलिनेशन होता है या परागण होता है, उसके लिए इसको आर्द्रता की आवश्यकता होती है और वार्म क्लाइमेट की आवश्यकता होती है। हमारे यहाँ पर बारिश अगर हम देखें या आर्द्रता देखें तो जुलाई और अगस्त में भरपूर मात्रा में आर्द्रता रहती है, क्योंकि यहाँ पर उस समय पे बारिश अच्छी होती है। जैसे हम सितंबर में जाते हैं तो कई दफे, इस बार का सितंबर अगर हम छोड़ दें तो कई दफे सितंबर ड्राई रहता है, बहुत हॉट होता है। तो हमारा यहाँ पर उद्देश्य है कि हम प्रूनिंग इस तरह से करें कि हमारा मैक्सिमम पॉलिनेशन या तो जुलाई में हो या तो फिर अगस्त में हो। अगस्त के बाद अगर हम सितंबर में जाते हैं पॉलिनेशन के लिए तो हमें हाई टेम्परेचर्स में प्रॉब्लम आते हैं, और अगस्त के बाद का सितंबर का जो पॉलिनेट किया हुआ फ्रूट है वो हमारे यहाँ पर ठंड में जाकर के पकता है, यानी कि दिसंबर मध्य के बाद से में पकता है। और हमारे यहाँ पर जो ठंड होती है वो 10 डिग्री से नीचे चली जाती है, और इस ठंड में कई दफे फल अच्छे से पक नहीं पाता है, और कई बार क्रैकिंग की भी उसके अंदर में प्रॉब्लम आती है। तो उस चीज को देखते हुए हमने लास्ट प्रूनिंग डेट जुलाई 15 की तय की है। 15 जुलाई को जब हम लास्ट प्रूनिंग करते हैं तो किसी भी समय पे प्रूनिंग से 40 से लेकर के 50वें दिन मैक्सिमम पॉलिनेशन आप कर सकते हैं। वो पीक रहता है फ्लावर्स का और पॉलिनेशन का। तो हमारा यहाँ पर उद्देश्य है कि अगस्त के एंड तक हम पॉलिनेशन कंप्लीट कर लें, जुलाई और अगस्त। हमने पिछले कई सालों 2 सालों से करीब करीब ट्रायल लिए हैं कि हम अलग अलग समय पे प्रूनिंग करके देखते हैं, हर 15-15 दिन में, और उसमें से हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि हम कितना स्टैगरिंग कर सकते हैं। सीताफल अगर हम नेचुरली देखें, जंगलों में देखें, तो वो एक साथ एक समय पे आता है, 15 से लेकर 20 दिन के अंदर में पूरा हार्वेस्ट होता है, और उस समय पे बाजार क्लटर हो जाता है। तो हमारा उद्देश्य यहाँ पर ये है कि जब नेचुरली सीताफल मैक्सिमम क्वांटिटी में आ रहा है, उससे हम या तो बाजार में पहले आ जाए या तो उसके बाद आ जाए। और इसलिए हमने कई बार स्टैगरिंग में कुछ कुछ दिनों के अंतराल में प्रूनिंग करके देखा, 15-15 दिनों के अंतराल में। और जो पीछे हमने प्रूनिंग डेट डिसाइड करी वो इसी ट्रायल के बेसिस पे हमने डिसाइड करी कि इसके पहले हमें नहीं जाना चाहिए, उसके बाद हमें नहीं जाना चाहिए। एक ट्रेनिंग को लेकर के बात है कि सीताफल को जब हम इस सिंगल लीडर ट्रेलिस सिस्टम में ट्रेन करते हैं तो टर्मिनल शूट्स कोशिश करते हैं कि ऊपर की तरफ में जाए, तो इसे हमें खींच करके बांधने की जरूरत है। एक बार ये एंड तक वुडी जब हो जाता है, कड़ा हो जाता है, उसके बाद फिर इसको बांधने की आवश्यकता नहीं, बट शुरुआत में इसको हमको ख्याल से बांधना पड़ेगा हर 15 से 20 दिनों में एक बार। ये आप देख रहे हैं जहां पर हमने प्रूनिंग नहीं की थी कितना ज्यादा वेजिटेटिव ग्रोथ है। इसमें हमें 2 तरह की प्रॉब्लम आई, एक तो एफिड का प्रॉब्लम हुआ इसमें क्योंकि हम अच्छे से पेस्ट कंट्रोल नहीं कर पाए, और दूसरा एंड्स इसमें आसानी से मिलीबग ले जा रही थी, तो 2 इंसेक्ट पेस्ट का प्रॉब्लम इसमें हुआ। इसके अलावा इसके अंदर में हमें फ्लावर ड्रॉप और फ्रूट ड्रॉप भी ज्यादा मिले, जिसको हम आगे की स्लाइड्स में कवर करेंगे। ये ग्रोथ आप देख सकते हैं करीब 58 दिन के बाद का है प्रूनिंग का सिंगल लीडर टेलिस सिस्टम में, और ये 62 डेज बाद का है। इसमें हम पॉलिनेशन करा चुके हैं, और आगे पॉलिनेशन के बाद में किस तरह से फ्रूट दिख रहा है वो दिखाएंगे। पॉलिनेशन के बाद में आप देख रहे हैं कि ग्रोथ बढ़ती जा रही है, और 75 दिन बाद का प्रूनिंग का फोटोग्राफ है। अब सवाल ये आता है कि हमें पॉलिनेशन क्यों करना चाहिए, या पॉलिनेशन की आवश्यकता क्यों है। पहली बात तो अगर हम सीताफल के फूल की बात करें तो इसके फूल को अगर हम देखेंगे तो ये अट्रैक्टिव फूल नहीं है, ये बहुत ही खूबसूरत फूल नहीं है। और अगर खूबसूरत फूल नहीं है तो इसके अंदर में पॉलिनेटिंग जो इंसेक्ट्स हैं वो आकर्षित होकर के इसके पास में नहीं आते हैं। दूसरा, सीताफल के फूल के अंदर में नेक्टर नहीं है। नेक्टर नहीं है इसलिए भी वो कई सारे पॉलिनेटिंग इंसेक्ट को अट्रैक्ट नहीं करता है। तीसरा, इसके अंदर में डाइकोगेमी है। डाइकोगेमी का मतलब ये है कि इसके अंदर में एक ही फूल में नर एवं मादा दोनों हिस्से होते हैं, मगर उनका मैच्योरिटी का समय अलग अलग होता है। बहुत ही कम कीट ऐसे हैं जो इसको परागित कर पाते हैं, और हनी बीज इसके फूल की बनावट के कारण इसके अंदर में घुस नहीं पाती है।
इस स्लाइड में हम देखेंगे कि 5 अवस्थाएं बताई गई हैं सीताफल के फूल की। एक जो कि नहीं खुला है, दूसरा जो कि खुलने वाला है, थर्ड जस्ट ओपन हुआ है, फोर्थ और ओपन हुआ, और फिफ्थ फुल्ली ओपन है। इस अवस्थाओं को याद रखिएगा। ये जो स्टेज है ये सही स्टेज है पॉलिनेशन की। हमने इसके पहले बात की डाइकोगेमी की, और डाइकोगेमी में चीज ये होती है कि यह तो नर और मादा हिस्सा अलग अलग समय पे मैच्योर होता है, और सीताफल में डाइकोगेमी में अगर हम देखें तो पहला वाला पार्ट जो फर्स्ट लाइन लिखी है प्रोटोगाइनी, वो इसमें दिखती है। प्रोटोगाइनी का मतलब है कि फूल के अंदर में पहले फीमेल का हिस्सा मैच्योर होगा और उसके बाद में मेल का हिस्सा मैच्योर होगा, और ये दोनों का समय अलग अलग है। तो ये फूल अपने आप को स्वपरागित नहीं कर पाता है, क्योंकि जब तक मेल का पोर्शन मैच्योर होता है तब तक फीमेल का लाइफ खत्म हो जाता है। इसलिए इसमें बाहर से पराग की आवश्यकता होती है उसको परागण करने के लिए। नॉर्मली इंसेक्ट परागित कर देते हैं, मगर हम जहां पर कल्टीवेटेड वेजिटेबल कल्टीवेशन कर रहे हैं और फलों की खेती कर रहे हैं, वहां पर हम एग्रोकेमिकल्स यूज करते हैं, जिसके कारण नेचुरल पॉलिनेटर्स की कमी होती है, और नेचुरल पॉलिनेटर्स की कमी के कारण अच्छे से फ्रूट सेट नहीं हो पाता है। कुछ फ्रूट सेट होता है जो कि डिफॉर्म भी होता है। इसलिए अगर हम इसे परागित करें तो हम अच्छी क्वालिटी का फ्रूट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये कुछ कीड़े हैं यहाँ पर, निटिडुलिट बिटल जो दिखाया गया है, ये नेचुरल पॉलिनेशन का काम करते हैं। उसकी भी तादाद 2 से 3 पॉलिनेटर चाहिए अगर एक फूल को अच्छे से आपको पॉलिनेट करना है तो। ये फूल अगर आप देखें तो ये फाइनल स्टेज का है या 5th स्टेज का फूल है। इसके अंदर में सेंट्रल पोर्शन जो दिखाया गया है वो फीमेल पार्ट है। ये फीमेल पार्ट इस समय पे आकर के इनएक्टिव हो गया है, और मेल पार्ट में अगर आप देखेंगे तो मेल पार्ट इसके अंदर में एक्टिव है। उसके जो एंथर सैक्स हैं वो बर्स्ट हो रहे हैं। ये एक फोटोग्राफ है जो दर्शा रहा है कि परागण अगर अच्छे से नहीं हुआ तो फल डिफॉर्म हो जाएगा, और अगर फल डिफॉर्म हो जाएगा तो उसका बाजार का भाव अच्छा नहीं मिलेगा। हमें चाहिए कि हम अच्छी क्वालिटी का अगर फल मार्केट में ले जाएं तो उसके भाव में हमें अच्छा अंतर मिलता है। दूसरा आप यहाँ पर देख रहे हैं कि फ्लावरिंग इसके अंदर में बंचेस में आती है। हमें इसमें फ्लावर को थिनिंग करने की आवश्यकता नहीं है जैसे कि हम गुआवा में करते हैं। उसका कारण ये है कि अगर वो फ्लावर वहां पर है भी तो अपने आप वो परागित नहीं होना है, और साइड के फ्लावर्स वैसे भी गिर जाएंगे। जो भी फ्लावर आप परागित करेंगे वो फ्लावर रहेगा। कभी कभी कुछ फ्रूट्स अगर नेचुरली पॉलिनेट हो भी गए तो वो थिनिंग के टाइम पे हटा सकते हैं। दूसरा जो साइड के फ्लावर्स हैं वो एज ए मेल पॉलन हमारे लिए काम आते हैं। हम उन फ्लावर्स को तोड़ करके उसका पॉलन एक्सट्रैक्ट करके पॉलिनेशन में यूज कर सकते हैं। तो हमें मेन फ्लावर को ही पॉलिनेट करना है, बट सेकेंडरी फ्लावर्स जो है उससे हम पॉलन एक्सट्रैक्शन का काम करते हैं। हमने इस साल बहुत सारे ट्रायल किए पॉलन निकाल करके पॉलिनेशन के। हमने सुबह में भी पॉलिनेशन 9 बजे का, उसमें हमको मैक्सिमम फ्रूट सेट मिला। यहाँ पर एक फ्लावर दिखाया गया है जो सही अवस्था में है पॉलिनेशन के। इसमें फीमेल का जो पोर्शन है वो इस समय पे एक्टिव है, इतना जब खुला हुआ रहे। और आप देख सकते हैं कि जब हम पॉलिनेशन कराते हैं, ब्रश से जब पॉलिनेशन कराते हैं तो कुछ धब्बे से हो जाते हैं छोटे से फ्लावर पे, वो अपने आप रिकवर कर जाता है आगे जा करके, और उसकी हमको चिंता नहीं करनी चाहिए। पॉलिनेशन कराने के बाद में दोबारा उस फूल को पॉलिनेट ना करें या उसको तोड़े नहीं कोई, इसके लिए हम उसको एक पंखुड़ी को थोड़ा सा साइड से तोड़ देते हैं ताकि आइडेंटिफिकेशन हो जाए कि इस फ्लावर को हमने परागित कर दिया है। फ्लावर्स हमें ऐसे चुनने चाहिए जो वर्टिकली डाउनवर्ड है, क्योंकि जब साइड में फ्लावर रहेंगे तो वो किसी न किसी से टकराएगा और उसमें हम अच्छे से बैगिंग नहीं कर पाएंगे। ये परफेक्टली पॉलिनेटेड फ्रूट दिख रहा है यहाँ पर आपको। पॉलिनेशन के लिए हम तीसरी एवं चौथे अवस्था के फ्लावर्स को तोड़ते हैं, जो कि आप साइड फ्लावर्स देखे थे इसके पहले में। तोड़ करके उसको हम शेड पे ले जाते हैं। शेड पे ले जाने के बाद में उसकी जो पंखुड़ियां हैं उस पंखुड़ियों को हम तोड़ करके अलग कर देते हैं, और डंडी के साथ में फ्लावर्स को हम इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करने के बाद कुछ फार्मर्स के यहाँ पर ये तकनीक थी कि वो उसके पॉलन एंथर्स को तोड़ करके निकाल रहे थे। ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है, वो एंथर्स को उस पे लगे रहने दीजिए और उसको एज सच ट्रे पे अलग अलग बिछा दीजिए। बहुत घना मत रखें, एक के ऊपर एक न रखें, एक क्लीन लेयर में बिछा दें ताकि उसको एरेशन होता रहे। ये अपने आप जो उसका पॉलन है, ये एंथर्स है, वो बर्स्ट होकर के बाहर निकलेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो व्हाइट व्हाइट आपको दिख रहा है वो एंथर्स बर्स्ट होकर के निकले हुए हैं। और अगले दिन सुबह आप इसके एंथर्स को इकट्ठा कर लें, और एंथर्स को इकट्ठा करके इसमें से हम पॉलन एक्सट्रैक्ट करें।
कई दफे कुछ किसान भाई और हमारा भी अनुभव है कि हम परागण करा रहे थे बट हमको फ्रूट सेट नहीं मिल रहा था। उसका कारण यह है कि जब भी फूल बहुत ज्यादा अधिक तापमान में बना होता है तो उसके जो एंथर सैक्स होते हैं उसके ऊपर में एक स्टार्च का लेयर बन जाता है जो बाधित करता है परागकण को बाहर निकलने के लिए। तो उसका सबसे अच्छा तरीका है कि जब हम एंथर कलेक्ट करें, एंथर में से हम पराग निकाल करके देख लें कि पराग निकल रहा है कि नहीं। तो एक छोटा सा कप लेते हैं, उसमें कुछ वॉशर डाल देते हैं और फिर उसको हिला करके कपड़े से बांध करके हिलाते हैं और हिला करके आप देखेंगे कि उसको जब आप निकालते हैं बाहर तो उसके अंदर में आपको बारीक सा पॉलन मिलता है। अगर पॉलन अच्छे से बाहर आ रहा है इसका मतलब ये कि आपका परागण सक्सेसफुल होगा। अगर पॉलन बाहर नहीं आ रहा है इसका मतलब ये कि वो बर्स्ट नहीं कर पा रहा है। हाई टेम्परेचर में जितने भी फ्लावर्स बनेंगे उसके अंदर में कई दफे पॉलन बाहर निकलने में समस्या आती है और हम देखते हैं कि हम जब परागण कराते हैं तो भी फ्रूट सेट नहीं होता है। तो दो कारणों से परागण कराने के बावजूद फ्रूट सेट नहीं होगा। एक, पराग की क्वालिटी अच्छी नहीं है या एंथर स्टार्ची है। दूसरा, तापमान अधिक है और नमी कम है। तो ये आप देख सकते हैं पॉलन का फोटोग्राफ। कई बार ऐसा होता है कि बारिश के मौसम में जब हमको परागण कराना होता है कई दफे दिन भर में लगातार बारिश हो रही होती है या बहुत ज्यादा बादल होने के कारण दिन और रात दोनों ठंडे हो जाते हैं। उस स्थिति में भी एंथर से पॉलन बाहर नहीं निकल पाता है। तो उस समय पे हम 2 से 3 घंटे का बल्ब के नीचे में इसको रख देते हैं ताकि वो एंथर बर्स्ट होकर के पॉलन बाहर आ जाए। पॉलन इकट्ठा करने के बाद में हम उसको एक जो नॉर्मल ब्रश होता है उस ब्रश में उसको लगा करके और इस स्टेज के फ्लावर को पॉलिनेट कराते हैं। इससे लेट अगर आप स्टेज में पॉलिनेट कराएंगे तो कई दफे आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। आप यहाँ पर जो स्कार्स दिख रहे हैं, जो छोटे छोटे से धब्बे दिख रहे हैं, वो पॉलिनेशन ब्रश के कारण है और वो कुछ समय के बाद में हट जाएंगे। उसकी पॉलिनेशन के बाद में अगर ऐसा दिखता है तो उसमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ जगहों पे किसान भाई पॉलिनेटर्स भी यूज करते हैं। इसमें जो साइड में ट्यूब दिख रही है इसमें पॉलिन भर देते हैं और फिर उसको एयर प्रेशर से अंदर डालते हैं। ये एक इफेक्टिव तरीका है। इसमें सिर्फ पॉलिन की मात्रा थोड़ी सी ज्यादा लगती है और इससे तेजी से पॉलिनेशन किया जा सकता है। दूसरा, जैसे हमने कहा कि अगर टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है और रिलेटिव ह्यूमिडिटी या आर्द्रता 60% से नीचे है तो हम पॉलिनेशन में सक्सेस नहीं हो पाते हैं क्योंकि इसको आर्द्रता की आवश्यकता है। ताइवान में ताइतुंग एरिया पूरा, ऑस्ट्रेलिया में मारुचि एवं जितने भी वहां के कस्टर्ड एप्पल के फार्मर हैं उन लोग वहां पर माइक्रो स्प्रिंकलर को एज ए मीन्स ऑफ इरिगेशन यूज करते हैं कस्टर्ड एप्पल में, क्योंकि उनका ये मानना है कि जब हम नमी माइक्रो स्प्रिंकलर से सिंचाई करते हैं तो माइक्रो क्लाइमेट में नमी की मात्रा बढ़ती है और नमी की मात्रा बढ़ने के कारण उनको पॉलिनेशन और उसके बाद में अच्छा सक्सेस रेट मिलता है। जो भी किसान भाई अगर सितंबर में फ्रूट सेट चाहता हो जिसके यहाँ पर विंटर्स या ठंड माइल्ड है, माइल्ड मतलब 10 से 12 डिग्री से नीचे नहीं जा रही है और वो सितंबर के ड्राई मौसम में फ्रूट सेट चाहता है तो वो माइक्रो स्प्रिंकलर्स को अंडर कैनोपी यूज कर सकता है। इससे वो नमी बना करके सितंबर के महीने में भी पॉलिनेशन कर सकता है और अगर विंटर्स माइल्ड है तो दिसंबर एंड और जनवरी में भी हार्वेस्टिंग कर सकता है। ये ऑस्ट्रेलिया का फोटो है जहां पर उन लोग माइक्रो स्प्रिंकलर यूज कर रहे हैं। पहले वाला ताइवान का था। अगर हमने अच्छे से परागण किया है तो हमें बहुत अच्छे फ्रूट सेट मिलते हैं और इतने सारे फ्रूट्स हमें नहीं रखने होते हैं। हम कोशिश करते हैं 7 से 8 इंच की दूरी पर एक एक फ्रूट रखें। जो एक दूसरे से रगड़ रहे हैं उन फ्रूट्स को भी हम हटा देते हैं। इसको हम फ्रूट थिनिंग कहते हैं। ये कुछ फिजियोलॉजी का है कि हम जब प्रूनिंग करते हैं उसके करीब करीब 27 से लेकर 35 दिन के बाद में हमें फ्लावर ओपनिंग दिखती है। इसलिए मैंने इसके पहले कहा था कि 40 से लेकर के 50 दिन तक का जो समय है, वो जो 10 दिन का समय है वो पीक रहेगा पॉलिनेशन का और उस टाइम पे अगर हम 10 दिन भी पॉलिनेशन कराते हैं वो पर्याप्त होता है अच्छा फ्रूट सेट करने के लिए। एक चीज हमें और सीताफल में अनुभव हुई कि इसकी रूट सिस्टम शैलो होती है, मतलब बहुत गहरी नहीं जाती है। दूसरा, इसको अधिक मात्रा में पानी पसंद नहीं है। अगर वाटर लॉगिंग कंडीशन में इसको हमने लगाया तो इसमें रूट रॉट की प्रॉब्लम होती है। और दूसरा, इसको हम मिट्टी जब चढ़ाते हैं, अर्थिंग अप करते हैं, तो भी इसके स्टेम के ऊपर में फाइटोप्थोरा आने की गुंजाइश है। इसलिए जब भी हम खेतों की तैयारी करें तो पहले से ही हम रेस्ड बेड बना लें, ऊंची क्यारियां बना लें और ऊंची क्यारियों के ऊपर में ही इसको ट्रांसप्लांट करें। इस स्लाइड में आप देख रहे हैं कि कुछ तनों के फोटो हैं, तने के फोटो हैं और जड़ है जो कि फाइटोप्थोरा के कारण गल गई है। अगर हमने बहुत ज्यादा सिंचाई की या हमारी जमीन बहुत गीली है, निथार अच्छा नहीं है, तो जड़ों में भी फाइटोप्थोरा रॉट लगेगा। और राइट की जो 2 फोटोग्राफ्स देख रहे हैं आप, उसमें किसान भाई ने अच्छी मिट्टी चढ़ाने के लिए, मादा बेड को ऊंचा करने के लिए
ट्रांसप्लांटिंग के बाद में 4-4, 6-6 इंच तक मिट्टी चढ़ा दी थी। वो मिट्टी जब चढ़ाई तो उसके कारण वहां का तना गल गया और ये फिर प्लांट मरने लगे। कई दफे लोग ये बोलते हैं कि हम सीताफल लगा रहे हैं, 3 साल के बाद में हमारी सीताफल की उपज आएगी, तो क्यों नहीं उन 3 सालों के बीच में हम कोई इंटरक्रॉप कर लें। पर हमारा ये सजेशन है कि सीताफल को इंटरक्रॉपिंग ना करें, क्योंकि हम इंटरक्रॉपिंग करेंगे, चाहे वो हम सब्जी लगाएं तो उसमें हम ज्यादा मात्रा में पानी देते हैं, अदरक हो चाहे टमाटर हो चाहे बैगन हो, उसकी जो पानी की आवश्यकता है वो अधिक होती है और सीताफल को उतनी ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती। और जब लगातार हम अधिक पानी देते हैं तो जड़ें गहरी नहीं जा पाती हैं एवं ज्यादा पानी के कारण उसमें फाइटोप्थोरा रूट रॉट भी लगता है। अगर कभी मजबूरी में आपको इंटरक्रॉप करना पड़े तो उसकी सब मेन लाइन अलग रखिए ड्रिप में, और सीताफल की सब मेन लाइन अलग रखिए, और सीताफल में तभी पानी दीजिए जब उसको पानी की आवश्यकता है। एक्सेस पानी अगर शुरू में हमने दिया तो हम उसके रूट सिस्टम को गहरा, बृहद और बड़ा नहीं बना पाएंगे। और अच्छे निखार के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 खंभों के बीच में हमने एक एक्स्ट्रा ड्रेनेज लाइन दी हुई है, और ये पहले से हमने रेस बेड बनाया, उस रेस बेड के ऊपर में हम सीताफल का प्लांटेशन करेंगे। हम लोगों ने मल्चिंग का भी उपयोग किया है यहाँ पर, और मल्चिंग के पहले हम बेसल फर्टिलाइजर अप्लाई कर रहे हैं। इसमें हमने गोबर की खाद, सिंगल सुपर फॉस्फेट और कुछ फर्टिलाइजर दे रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि छोटे पौधे में हमने दोनों तरफ ट्रेंच किया। 2 तरफ ट्रेंच करने का कारण ये कि हम 2 ड्रिप लाइन यूज कर रहे हैं, और जहां पर ड्रिप लाइन रहेगी उसके नीचे में हम फर्टिलाइजर एप्लीकेशन बैंड प्लेसमेंट में कर रहे हैं। एक दफे हमने बैंड प्लेसमेंट कर दिया, बेड बना दिया, उसके बाद एक मान्यता ये है कि हम कई दफे कई किसान भाई इंटरकल्टिवेशन करते हैं। गर्मियों के समय में सीताफल के बीच में कल्टीवेटर चला देते हैं, हैरो चला देते हैं। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट में जाने के बाद और कई एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाने के बाद ये मालूम पड़ा कि रूट सिस्टम इसकी शैलो है। अगर हम इंटरकल्टिवेशन करते हैं तो इसके रूट सिस्टम को हम तोड़ते हैं, तो उसको हमको अवॉइड करना चाहिए। और अगर हमें गोबर की खाद या सेंद्रीय खाद डालना है तो हम मल्चिंग शीट उठा करके उसके नीचे में गोबर की खाद डाल सकते हैं। उसके लिए हमें गड्ढा करने की या रूट्स को तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। अगला जो फोटोग्राफ देख रहे हैं, हम मैकेनाइजेशन के लिए स्प्रेयर्स का यूज करते हैं, जिससे कि हम एग्रोकेमिकल या फर्टिलाइजर जैसी आवश्यकता हो उस तरह से हम स्प्रे कर सकते हैं। और ये छोटा ट्रैक्टर 10 फीट की भी रो में अंदर में एंटर कर सकता है। हमारे यहाँ पर हम कोशिश करते हैं कि जो भी हम इरिगेशन करें उसके साथ में हम फर्टिलाइजर सप्लाई करें। और एक जो नारा है हमारी सरकार का कि मोर क्रॉप पर ड्रॉप, हर बूंद पानी से अधिक उपज, ये तभी हो सकती है जब हम हर बूंद पानी में हर न्यूट्रिएंट्स को दें। ऐसा नहीं कि आज हमने नाइट्रोजन दे दिया, कल पोटाश दे दिया और परसों कैल्शियम दे दिया। अच्छा न्यूट्रिशन प्रोग्राम वही होगा जब हम हर बूंद पानी में हर न्यूट्रिएंट को दें, और वो ऑटोमेशन सिस्टम से पॉसिबल है। इसके पहले हमने सनबर्न के लिए बात की थी, और सनबर्न में हमने कहा था कि हम व्हाइट वॉश करते हैं। व्हाइट वॉश करने के लिए 10 किलो क्विक लाइन 100 लीटर पानी में बुझा हुआ चूना और 1 किलो कॉपर सल्फेट, इसको मिला करके आप व्हाइट वॉश कर सकते हैं। और कई दफे अगर आपको लगता है कि मेन ब्रांच में आपको मेजर जो सनबर्न आता है वो लोअर पोर्शंस में आता है और मेन ब्रांच में आता है, तो उसके ऊपर में आप न्यूज़पेपर भी बांध सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे से प्रूनिंग तो हमने सही समय पे की, बट लगातार मौसम खुला रहा गर्मियों में और तेज धूप हो रही है और गर्म भी हो रहा है वातावरण। वैसी स्थिति में व्हाइट वॉश करना चाहिए और न्यूज़पेपर को हमें मेन स्टेम पे लगा देना चाहिए। ये आप देख रहे हैं कि अर्ली प्रूनिंग होने के कारण हमने पूरा का पूरा व्हाइट वॉश किया हुआ है। मल्चिंग की अगर हम बात करें तो जहां पर भी वातावरण गर्म है वहां पर प्लास्टिक मल्च नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भी सॉइल टेम्परेचर बढ़ाता है और रूट्स को तकलीफ करता है। तो जहां भी तापमान मैक्सिमम टेम्परेचर 40 के ऊपर जा रहा है वहां पर हम ऑर्गेनिक मल्च की बात करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे में पैरा है या धान का जो नीचे का पोर्शन है वो है, और वो उसके ऊपर में हमने मक्के के स्टॉक्स रख दिए। ये रख देने से यहाँ का टेम्परेचर भी मॉडरेट रहता है और यहाँ पर घास नहीं उगती है। यहाँ पर टेम्परेचर माइल्ड है वहां पर हम प्लास्टिक मल्च की बात करते हैं। प्लास्टिक मल्च के लिए यहाँ पर हमने पहले खाद डाला था और खाद डालने के बाद में आप देख रहे हैं ट्रेंच खोदा हमने। ट्रेंच खोदने के बाद में 100 माइक्रोन का प्लास्टिक मल्च यूज कर रहे हैं। ऊपर में व्हाइट है और नीचे में ब्लैक है। इसका कारण ये है कि हम नहीं चाहते कि सॉइल टेम्परेचर ज्यादा बढ़े। व्हाइट मल्च जो है वो हीट को रिफ्लेक्ट कर देता है, सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है और वो कम से कम टेम्परेचर बढ़ाता है। मगर ये मल्चिंग शीट आप उसी जगहों पे यूज करें जहां पर मैक्सिमम टेम्परेचर 40 के नीचे जाता है। उसके ऊपर अगर जा रहा है तो ऑर्गेनिक मल्च प्रेफर करें। वहां पर अगर आपको प्लास्टिक मल्च लगाना ही है तो फिर गर्मियों के समय पे प्लास्टिक मल्च के ऊपर में आपको ऑर्गेनिक मल्च डालना पड़ेगा। एक तीसरी तकनीक की बात करें जो छत्तीसगढ़ के किसान भाई अभी अपनाना चालू किए हैं वो है
बीच की जो खाली पोर्शन है उसमें कवर क्रॉप लगाना। और ये तकनीक हमको अमेरिका से सीखने को मिली थी। वहां पर डॉक्टर पाठक करके हैं जिन्होंने कवर क्रॉप्स का कॉन्सेप्ट लाया, और उसके कुछ फायदे हैं। पहला कि बारिश के समय पे अगर बीच में हमने मिट्टी को खुला रखा तो बारिश में उसका कटाव होता है। दूसरा, अगर मिट्टी खुली पड़ी है, तेज धूप आ रही है, डायरेक्ट सनलाइट उसके ऊपर में आ रही है, तो सॉइल टेम्परेचर बढ़ जाता है। अगर हवा का तापमान या मैक्सिमम टेम्परेचर 45 डिग्री है तो ये मान के चलेगा कि अगर मिट्टी खुली है तो उसका तापमान 10 से लेकर 12 डिग्री तक ऊपर रहेगा, और वो इतनी गर्म होती है मिट्टी कि वो फिर बगल के तने को भी सनबर्न करती है। तो हम यहाँ पर दूब लगाते हैं बीच में, उसके लिए एक अलग से हम डिक्लाइन देते हैं और उसको सिंचित करके उसको हरा भरा रखते हैं, खास करके गर्मियों में, ताकि हीट इफेक्ट कम से कम पड़े कैनोपी को। और इसका एक और फायदा है कि धूल नहीं उड़ती और मिट्टी का कटाव या क्षरण नहीं होता है। इस बार हमारे सीताफल के ग्रुप में बहुत सारे फोटो शेयर हुए थे कि अगस्त के महीने में बहुत सारे छोटे छोटे फ्रूट्स ड्रॉप हो जा रहे थे, और ड्रॉप होने के बाद कई सारे उसमें कमेंट आए कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। हमने भी उन फोटोज को देख करके फिर अपने फार्म में विजिट किया, 4-5-6 किसान भाइयों ने साथ में जाकर के देखा। तो जब हमने गौर से देखा तो वो छोटे से फ्रूट की जो डंडी थी वो डंडी काली पड़ गई थी, और फ्लावर्स को भी हमने देखा तो वो फफूंद के इन्फेक्शन के कारण काले पड़ गए थे। और ये वही फूल और वही फल थे जो घनी कैनोपी के अंदर में थे। अगर कैनोपी बहुत घनी है और लगातार बारिश हो रही है, जो कि इस बार ज्यादा थी, कई जगहों पे 3-3, 4-4, 5-5 दिन तक बारिश थी, और वो फूल या फल सूख नहीं पा रहा है हवा की कमी, हवा एरेशन ना होने के कारण, तो उसके जो स्टॉक पे, उसकी डंडी के ऊपर में फंगल इन्फेक्शन होता था, और वो सारे के सारे फ्लावर्स या फ्रूट सेट होने के बाद में नीचे ड्रॉप हो जा रहे थे। और इस तरह के फ्रूट्स आप देख सकते थे, और ये बड़ी मात्रा में फ्रूट ड्रॉप हुआ। बहुत गौर से जब हमने कैनोपी में देखा तो जो भी कैनोपी घनी थी, जहां पर सनशाइन नहीं आ रहा था, जहां पर हवा अच्छे से मूव नहीं कर रही थी, वो सारे के सारे फ्रूट्स ड्रॉप हुए, और जो भी ओपन पोर्शन में था वो फ्रूट्स ड्रॉप नहीं हुए। लर्निंग ये थी कि बहुत ज्यादा घना कैनोपी शुरुआत में नहीं होना चाहिए, कम से कम अगस्त के महीने तक, क्योंकि अगर उस समय पे ज्यादा घनी कैनोपी होगी और बारिश लगातार हो रही है तो फंगल अटैक होगा और फ्रूट ड्रॉप हो जाएगा। इसका सोल्यूशन फंजीसाइड का स्प्रे करना नहीं है, इसका सोल्यूशन है कि हम कैनोपी को थोड़ा थिनिंग कर दें। ये सारे फोटोग्राफ जो आप देख रहे हैं ये सारे के सारे फ्रूट ड्रॉप के हैं। कैनोपी की थिनिंग का एक वीडियो हमने अपलोड किया हुआ है साइट पे, आप उसको देख सकते हैं कि कैसे हम कैनोपी की थिनिंग करते हैं। हम छोटे फलों के अगल बगल के पत्तों को हटा देते हैं ताकि वहां पर हवा चल सके। ऊपर में हम उसको नहीं क्लीन करते हैं, ऊपर का पोर्शन हम रखते हैं ताकि सनबर्न ना हो। कुछ जगहों पे हमको फलों के ऊपर में कुछ दाग और धब्बे दिखने लगे, तो हमने जब गौर से देखा तो जो पत्ते उसको रगड़ रहे थे, या उसके ऊपर में कुछ जगहों पे हमने टैग बांध के रखा था, और टैग जब रगड़ रहा था तो फ्रूट काला हो जा रहा था। ये चीज समझने के बाद में हमने फिर अपने कैनोपी को क्लीन किया, और फल के इर्द गिर्द जो भी पत्ते या टैग थे उसको हमने हटाया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना काला हो गया एक फ्रूट, और इसका भी एक छोटा सा वीडियो हमने अपलोड किया हुआ, वीडियो का लिंक शेयर किया है, वो लिंक आप देख सकते हैं और जान सकते हैं कि कैसे हम उसको साइड को क्लीन कर रहे हैं। अच्छा पॉलिनेशन करेंगे तो हमारा फ्रूट सेट अच्छा होगा। अब यहाँ पर हम इतने सारे फ्रूट्स को कैरी नहीं कर सकते, क्योंकि हम ये जब फ्रूट बड़े होंगे तो एक दूसरे के साथ में टकराएंगे। तो थिनिंग का पहला उद्देश्य ये है कि हम अच्छे से पॉलिनेट किया हुआ फ्रूट रखें। दूसरा, अगल बगल में कम से कम 4 से 6 इंच की दूरी वाला फ्रूट रखें, और उसके बाद में हम मेन ब्रांच को देखें, जो मेन ब्रांच से आया है वो फ्रूट ज्यादा बड़ा होगा, और उस फ्रूट्स को हम सिलेक्ट करें, बाकी को हम थिनिंग करके हटा देते हैं। फ्रूट सिलेक्ट करने के बाद, थिनिंग करने के बाद में हमारे यहाँ पर, आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ पोर्शन पे कलर थोड़ा सा बदला हुआ है, और ये सनबर्न का है। धूप अगर डायरेक्टली सीताफल पे आ रही है तो उसके ऊपर में कलर चेंजेस होते हैं। और सनबर्न, एक और फोटोग्राफ है जो सनबर्न का है, और सनबर्न से बचने के लिए हम लोगों ने इस पर बैगिंग करनी चालू की। पीछे कुछ ग्रुप में प्रश्न आ रहे थे कि बैगिंग पहले से करनी चाहिए बाद में करनी चाहिए, तो हम लोग अगस्त एंड में, बारिश के समय पे हम बैगिंग नहीं करते, क्योंकि बारिश के समय पे अगर हम बैगिंग करेंगे और अंदर में नमी ज्यादा बनी तो वो उसको नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए हम वेट करते हैं सितंबर के माह का। सितंबर के फर्स्ट वीक से हम लोगों ने बैगिंग चालू करी, और सितंबर में हमने 20 तारीख तक सारी बैगिंग कंप्लीट करी। ये फोम है जो हम यूज कर रहे हैं, और ये एक बैग है। हम यहाँ पर चाहेंगे कि हमारे महासंघ के द्वारा कोई वेंडर देखा जाए जो इस तरह के बैग को यहाँ पर बनाए, क्योंकि इस बार ये बैग उपलब्ध नहीं थे, तो हमने इसको ताइवान से इम्पोर्ट किया था। और इस तरह से इसकी हम बैगिंग करते हैं। यहाँ पर आप फोटोग्राफ देख सकते हैं कि ये फ्रूट है, उसके ऊपर में हमने बैग लगाया, बैग लगाने के बाद में रबर बैंड लगाई, उसके बाद में उसमें कवर लगा दिया।
सीताफल को अगर हम हार्वेस्ट करना चाहते हैं तो सही मैच्योरिटी पे अगर हम सीताफल की हार्वेस्टिंग करेंगे तो उसका सबसे अच्छा हमको भाव मिलेगा और सबसे अच्छा टेस्ट मिलेगा, क्योंकि सही मैच्योरिटी वाला ही अच्छे से पकेगा। तो इस बैग की खासियत ये है कि अंदर से प्लास्टिक कवर है और साइड में एक इंस्पेक्शन विंडो है। इस विंडो के द्वारा आप देख सकते हैं कि फ्रूट मैच्योर हुआ है कि नहीं, हार्वेस्टिंग के लायक है कि नहीं। और बैगिंग करने के बाद आप कस्टर्ड एप्पल देख सकते हैं, ये सितंबर का फोटो है, इसी महीने का। 10 बाई 6 फीट में ऑर्चर्ड है और आप देख सकते हैं कि हर एक पौधे पे करीब करीब 15 से लेकर के 20 फ्रूट पॉलिनेशन के बाद, थिनिंग के बाद जो मजबूत फ्रूट थे वो हमने रखे हैं। अगर हम कीमत की बात करें तो एक जो फोम नेट है वो ₹1 का है, और ताइवान से इंपोर्ट करने के बाद हमको एक जो बैगिंग का बैग मिला है वो ₹3.25 का है। 75 पैसा करीब करीब कॉस्ट आती है ह्यूमन रिसोर्स की एक बैग करने में। तो इस तरह से आप देखेंगे तो तकरीबन ₹5 की कॉस्ट आती है। ये पॉलिनेशन के बाद का फ्रूट सेट देख सकते हैं। एक सिंगल लीडर टैली सिस्टम का और फायदा ये कि हम पॉलिनेशन बैगिंग आसानी से कर सकते हैं। अगर हमने कैनोपी ओपन छोड़ दी, बहुत बड़ा पौधा अगर होगा तो ये हम सारी प्रैक्टिसेस नहीं कर पाते हैं। हम क्वालिटी प्रोडक्शन अगर हम करना चाहते हैं तो हमको कैनोपी को छोटा रखना पड़ेगा, चाहे वो सिंगल लीडर टैली सिस्टम हो चाहे ओपन सेंटर सिस्टम हो। एक इस स्लाइड के जरिए से मैं ये दर्शाना चाह रहा हूँ कि परागण के बाद, फूल खिलने से लेके परागण के बाद आप देखेंगे कि स्वीट स्टॉक जो सीताफल है उसका जो साइज बढ़ता है डायमीटर वाइज या वजन बढ़ता है, वो शुरू के 2 महीनों में ही बढ़ता है, 8 से 9 सप्ताह तक। उसके बाद फिर वो मैच्योरिटी के लिए रुकता है। हमारा अनुभव है कि पॉलिनेशन से करीब 90 या मैक्सिमम अगर थोड़ा ठंड के समय पे चले गए तो 100-110 दिन के अंदर में इसकी हार्वेस्टिंग आती है। तो अलग अलग समय के फोटोग्राफ्स हैं जो दर्शा रहे हैं कि कितना किस एज में इसकी हम हार्वेस्टिंग करें। ये 75 दिन बाद का पॉलिनेशन का है। और ये जब हार्वेस्ट हुआ तो ये तकरीबन 1.25 किलो के आसपास था। ये दूसरा फ्रूट है जो करीब 1 किलो 200 ग्राम के आसपास का है। ये पिछले साल 2019 का है और इस बार का फ्रूट है। ये फ्रूट मार्च के बाद अप्रैल के महीने में जब नेचुरल हमने जो प्रूनिंग नहीं की थी उसमें सेट हुआ था, और ये हमने अगस्त के महीने में हार्वेस्ट किया था। अभी हमारी मैक्सिमम हार्वेस्टिंग अगले महीने में आएगी। ये कुछ फोटोग्राफ है जो डिसऑर्डर के हैं। ये केमिकल की फाइटोटॉक्सिसिटी है। कई बार हम इसको देखते हैं और सोचते हैं कि कोई बीमारी आ गई है, पर ये केमिकल बर्निंग है इसमें। एक अगला फोटोग्राफ है जो बैक्टीरियल विल्ट का है। जिन जगहों पे बहुत एसिडिक सॉइल है, लीच्ड सॉइल है, हल्की जमीनें हैं, वहां पर बैक्टीरियल विल्ट आने की गुंजाइश है, और ऐसी जगहों पे हमें रूट स्टॉक चेंज करना चाहिए। अगर हम एटिमोया ही स्क्वैमोसा यूज करेंगे तो उसमें बैक्टीरियल विल्ट का प्रॉब्लम आ सकता है। कुछ एक पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस हमने स्टैंडर्डाइज करी कि परागण होने के बाद में, फ्लावर आने के बाद नमी की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपने पिछले ग्राफ में देखा कि शुरू के 2 महीने में ही वो फ्रूट तेजी से बढ़ता है, उसके बाद वो रुक जाता है। तो जैसे ही पॉलिनेशन हुआ और फ्रूट्स सेट होना चालू हुआ, उसके बाद नमी जमीन में नमी कम नहीं होनी चाहिए। मई के महीने में करते हैं प्रूनिंग, मानसून के स्टार्ट होने के बाद या प्री मानसून के बाद। बर्ड ब्रेक की अगर हम बात करें तो जैसे हमने प्रूनिंग की 15 दिन के बाद में नई डंगालें फूटनी चालू होती है, 30 से 40 दिन के बाद में फ्लावरिंग दिखती है, और प्रूनिंग के करीब 40 से लेकर 50वें दिन तक हम मैक्सिमम पॉलिनेशन करते हैं। ये कैलेंडर है हमारे यहाँ का। फर्टिलाइजर जो हमने बात करी, ये एक इंडिकेटिव डोज है जो हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पर जो यूजेज करते हैं वो हम नाइट्रोजन की बात करते हैं कि कितना हम नाइट्रोजन दे रहे हैं, उसके परिपेक्ष में हम बाकी की खाद कितना दे रहे हैं। तो ऊपर में आप देखेंगे अगर हम 1 किलो नाइट्रोजन देते हैं तो उसके साथ में हम 200 ग्राम फॉस्फोरस देते हैं, 1 किलो 200 ग्राम पोटाश देते हैं, 360 ग्राम कैल्शियम देते हैं, 120 ग्राम मैग्नीशियम देते हैं और 800 ग्राम सल्फर देते हैं। और हम चूंकि ऑटोमेशन सिस्टम से दे रहे हैं तो अलग अलग टैंक में इस प्रोपोर्शन में जब फर्टिलाइजर को घोलते हैं, और ये पीक डोज हम फ्रूट सेट कंप्लीट होने के बाद से तकरीबन कोशिश करते हैं कि पर डे पर एकड़ 1 किलो नाइट्रोजन के हिसाब से हम एकड़ में इरिगेट करें, ताकि 30 दिन तक करीब करीब हम 30 किलो नाइट्रोजन फ्रूट सेट के बाद में दे पाए। शुरुआत के समय में जब हम फर्टिगेशन स्टार्ट करते हैं तो इसका 1/4 डोज रखते हैं, और जब थोड़ा सा कैनोपी बड़ी हो जाती है तो हम इसको आधे डोज पे रखते हैं। फ्रूट सेट के बाद में इसको हम फुल डोज पे रखते हैं। तकरीबन 30 से लेकर 50 दिन तक फुल डोज में चलाते हैं। एक बार जब 2 महीने का टाइम पूरा हो गया, जब हमें मालूम है कि अब साइज नहीं बढ़ना है, उसके बाद हम डोजेस को फिर से आधा कर देते हैं, और हार्वेस्टिंग के 10-15 दिन पहले हम फर्टिलाइजर बंद भी कर देते हैं। कई दफे ये होता है कि हमने ट्रांसप्लांट किया बट पौधा हमारा अच्छे से चल नहीं रहा है,
तो जब भी हम पौधा लगाते हैं तो हम उसको जब खोल के लगाने की कोशिश करते हैं तो देखना चाहिए कि उसमें वाइट रूट्स अच्छे से आई है कि नहीं। कई दफे ग्राफ्टिंग करने के समय पे जब ग्राफ्टिंग जॉइंट ठीक से जुड़ा नहीं होता है तो वो ऊपर में तो हरा भरा दिखता है छोटा सा पौधा, बट नीचे में जड़ों को चूंकि अच्छे से पोषण नहीं मिलता है, तो आप राइट हैंड साइड में देख रहे हैं कि अच्छे से पोषण न मिलने के कारण उसमें नई रूट्स का डेवलपमेंट नहीं है। ऐसे पौधे अगर कुछ आ जाए 2-3% तो उसको आप डिस्कार्ड कर दें। जिसमें अच्छी व्हाइट रूट्स हो उसी तरह के पौधे को अगर आप ट्रांसप्लांट करेंगे तो ऑर्चर्ड अच्छा रहेगा। मेरी तरफ से प्रेजेंटेशन इतना ही था, समय कुछ कम था इसलिए मैं थोड़ा तेजी से गया। बीच में शायद 1-2 बार डिस्टर्बेंसेस हुए। आप लोगों को कुछ प्रश्न हो तो मैं कोशिश करूंगा उसका उत्तर देने की। विमल जी, आपको आप ये शेयरिंग अभी स्टॉप कर सकते हैं। विमल जी, आपको नीचे क्वेश्चन आंसर्स दिख रहे हैं, Q&A दिख रहे हैं? हाँ दिख रहा है। तो इसमें सर आप ये कर सकते हैं, कोई प्रश्न मला वाटतं गोडे साहेबांचं घ्या दीपक. हाँ जी, गोडे साहेबांच्या अगोदर झाल्यानंतर मग प्रश्न उत्तर घेतलं तर बरं होईल. चालेल चालेल, हो. तसं करूया. गोयल साहेबांचं ऍड्रेस झाल्यानंतर प्रश्न उत्तर घ्या. वेळ मिळेल नाही, असं होईल काहीच वेळ नाही. येस. नाही, म्हाल्ले साहेब क्वेश्चन आन्सर घ्या. शेतकऱ्यांना संधी मिळाली पाहिजे. नंतर काही माझे बोलना मी कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमारी टीम ने उत्तर देने की कोशिश की है. नहीं सर मिळेल ना. बरं ठीक आहे, आपण म्हणाल आपका एक प्रश्न है उसका उत्तर देना चाहूंगा कि इरिगेशन सिस्टम अगर ढंग से कर रहे हैं तो कैसा होना चाहिए. उस स्थिति में क्योंकि इसका रूट सिस्टम शैलो, तो हमें पहले ड्रिप लाइन रखनी चाहिए. एक ड्रिप लाइन से इसका काम नहीं चलेगा, हमें 2 ड्रिप लाइन रखनी चाहिए. लो डिस्चार्ज की रखनी चाहिए क्योंकि ज़्यादा डिस्चार्ज अगर हम करेंगे तो उसका डेप्थ ऑफ इरिगेशन बढ़ जाएगा. हमें शैलो इरिगेशन करने की आवश्यकता है. तो लो डिस्चार्ज का होना चाहिए. पास में डिपर होने चाहिए. तो 0.3-1 लीटर का डिपर अच्छा है. हम लोग बस्तर के कंडीशन में कंपनसेटेड नॉन लीकेज ड्रिप लाइन यूज कर रहे हैं जिसको हम यूनिराम कहते हैं. उसका कारण ये है कि वहां पर बहुत ही लाइट सॉइल है और लाइट सॉइल होने के कारण हमको फ्रीक्वेंट इरिगेशन करना पड़ता है. हम दिन में 2-3 दफे इरिगेट करते हैं. तो वैसी स्थिति अगर हो कि बहुत लाइट सॉइल है आपके पास में तो आप कंपनसेटेड नॉन लीकेज ड्रिप लाइन यूज करिए. अन्यथा नॉर्मल ड्रिपर्स यूज कर सकते हैं जैसे जो जिसमें ड्रिपर पास हो और डिस्चार्ज कम हो. कोई क्वेश्चन अगर अनआंसर्ड है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेरी टीम से कि वो उसको फिर से टाइप कर दें, या ओपन क्वेश्चंस करीब 7 आए हैं, मैं इसका कोशिश करता हूं जवाब देने का. पहला क्वेश्चन है कोई श्री माधव जी से कि हनुमान फल के ऊपर में ब्लैक स्पॉट दिख रहे हैं. जैसा मैंने आपको सीताफल में दिखाया कि अगर कैनोपी डेंस है तो उस स्थिति में कोशिश करिए कि उसके अगल बगल को आप क्लीन कर दें. और दूसरा कुछ एक फ्रूट स्पॉट, डिप्लोडिया फ्रूट रॉट करके बोलते हैं, वो कई दफे सॉइल के स्प्लैश होने के कारण भी आता है. अगर मिट्टी स्प्लैश हो रही है या वहां से उसका स्प्लैश हुआ है, उसको आप काट के देखिए कितना गहरा है. और अगर उसमें गहरा है तो आपको कोशिश करना है कि हाइजीनिक कंडीशंस बना के रखें. तो जो हम कवर क्रॉप लगा रहे हैं उसका एक और फायदा है कि बीच में अगर घास लगी है तो बारिश होने के कारण मिट्टी की बूंदे उड़ करके कैनोपी में नहीं जाती और फंगल अटैक भी कम होता है. तो इसका मेरा सजेशन होगा फंजीसाइड के बजाय इसमें अगर आप जैसी फ्रूट सेट होता है उसके अगल बगल को आप क्लीन रखें, वहां पर एरेशन अगर अच्छा होगा तो स्पॉट्स, फंगल स्पॉट कम आएंगे. दूसरा क्वेश्चन है कि प्लीज गाइड हाउ मच कॉस्ट पर केजी वी शुड स्पेंड ऑन मार्केटिंग एंड पैकेजिंग. देखिए, मार्केटिंग और पैकेजिंग की अगर बात करें तो एक हमने फ्रूट कवर की बात करी जिसका एक फ्रूट के पीछे में 5 रुपए खर्च आ रहा है और हमारा अनुमान है कि करीब करीब 600 से 700 ग्राम का एक फ्रूट हम लेंगे. उसके हिसाब से हमने कैनोपी मैनेज करी है और नंबर ऑफ फ्रूट्स अलाउ किए हैं. उस नजरिए से आप देखेंगे तो बैगिंग की कॉस्ट 1 किलो पे 10 रुपया आएगी. 1 किलो अगर फ्रूट आप पैदा कर रहे हैं तो तकरीबन 10 रुपया बैगिंग की कॉस्ट आएगी. पैकेजिंग मटेरियल की अगर हम बात करेंगे तो अलग अलग तरह का पैकिंग मटेरियल हो सकता है, लोकल मार्केट के लिए, बड़ी मार्केट्स के लिए. पर कहीं भी 4 रुपए से लेकर के 10 रुपए किलो तक आपको कार्डबोर्ड पैकिंग, अट्रैक्टिव से लेकर के नॉर्मल तक का खर्चा आ जाएगा. ट्रांसपोर्टेशन अगेन डिपेंड करेगा कि आप लोकल मार्केट पे कर रहे हैं या दूर ले जा रहे हैं. हमारे और फलों के जो अनुभव है उसके हिसाब से 1.5 रुपए किलो से लेकर के 10 रुपए किलो तक का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की हम बात करते हैं. अगर हम लोकल मंडी में डाल रहे हैं तो 1.5 रुपए किलो और दिल्ली तक अगर शिप कर रहे हैं तो 10 रुपए किलो के आसपास तक हमको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आती है. What will be the situation in AKA region for plastic mulching? AKA का मतलब थोड़ा समझा दीजिए, ये समझ से बाहर है. फाइटोप्थोरा का ट्रीटमेंट. फाइटोप्थोरा आने के बाद में इसका कोई उपचार नहीं है. हमें शायद पहले से इसके लिए मेहनत करनी है कि हमें ड्रेनेज अच्छा रखना है. अगर अच्छा ड्रेनेज है तो फाइटोप्थोरा नहीं आएगा. ओवर इरिगेशन से बचना है.
इंटरक्रॉपिंग अवॉइड करनी है और फाइटोप्थोरा लविंग क्रॉप्स, अगर आप कभी भी ऑर्चर्ड लगा रहे हैं तो ऐसा ना हो कि आपने मिर्च लगाई है या आपने और भी कोई सोलेनेशियस क्रॉप लगाई है, अदरक लगाई है, उसके पीछे पीछे आपने सीताफल लगा दिया, अगर इन क्रॉप के बाद में आप लगाएंगे तो चांसेस हैं कि फाइटोप्थोरा बढ़े। ड्रेनेज प्रॉपर रखने के लिए एक सबसॉइलर चला सकते हैं आप जब भी आप बेड बनाए, क्योंकि कई दफे नीचे हार्ड पैन होता है, हार्ड पैन होने के कारण पानी का निथार नहीं होता है। ऑस्ट्रेलिया की अगर मैं बात करूं तो वहां पर भी नीचे हार्ड पैन है और वहां पर उन लोग सबसरफेस ड्रेनेज लगाते हैं, हर रो के नीचे में एक पोरस पाइप लगाते हैं और उससे अपने एरिया को ड्रेन करके उसके बाद उसके ऊपर में क्रॉप लगाते हैं। एक अगला जो क्वेश्चन है, विदाउट पॉलिनेशन कितना प्रोडक्शन लो आता है? सवाल लो आने का नहीं, अगर आपके यहाँ पर नेचुरल पॉलिनेटर्स नहीं है तो हो सकता है कि फ्रूट सेट ना हो, अगर नेचुरल पॉलिनेटर्स हैं तो फ्रूट सेट होगा, बहुत अच्छी मात्रा में नेचुरल पॉलिनेटर्स हैं तो अच्छा फ्रूट सेट हो सकता है, तो उसमें ईल्ड की कमी नहीं आएगी, मगर फ्रूट डिफॉर्म्ड होंगे, फ्रूट की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। अगर आप देखेंगे नेचुरल पॉलिनेशन में कंप्लीट पॉलिनेशन नहीं हो रहा है तो बहुत सारे प्रोपोर्शन ऑफ फ्रूट्स डिफॉर्म्ड होते हैं और बाजार में उसका भाव में बहुत बड़ा अंतर मिलता है। तो अगर हम अच्छी क्वालिटी का फ्रूट चाहते हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम पॉलिनेशन कराएं। कुछ फार्मर्स जो जंगलों में हैं, जिनके फार्म जंगलों के आसपास में है जहां पर नेचुरल पॉलिनेटर्स है, उनको शायद पॉलिनेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आयुष बियानी जी का प्रश्न है, 8 से 10 मेट्रिक टन पर एकड़ फ्रॉम थर्ड ईयर, मेरे ख्याल से तीसरे साल करीब 6 से 7 टन की उम्मीद रखनी चाहिए सिंगल लीडर ट्रेलिस सिस्टम में। चौथे साल के ऑनवर्ड्स 8 से 10 टन का टारगेट हम फिक्स कर सकते हैं जब हमें मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस और अच्छे से आ जाए। पर प्लांट कितने फल लेने चाहिए? जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम 3-3 वायर्स लगा रहे हैं और एक वायर पे एक फ्रूट से दूसरे फ्रूट की दूरी मिनिमम 7 इंच। तो अगर आप इसको इस तरह से देखें कि अगर 6 फीट पे मैंने एक प्लांट लगाया है तो एक डायरेक्शन में 3 फीट मुझे मिलेगा, दूसरे डायरेक्शन में 3 फीट मिलेगा, और 3 वायर अगर मैं देखता हूं तो मुझे 6 इंटू 3 18 फीट मिलेगा, और 18 फीट अगर मिल रहा है और मैं 7 से 8 इंच में एक एक फ्रूट लगा रहा हूं तो मैक्सिमम फ्रूट, अगर मैंने 6 फीट पे प्लांट लगाया है तो मैं 18 फीट में मैक्सिमम जो फ्रूट ले पाऊंगा 18, तो करीब करीब 30 फ्रूट के आसपास, जो कि चौथे साल में ले सकता हूं उसमें। इसमें एक विलास जी का प्रश्न है कि मधुर वैरायटी बिना पॉलिनेशन के आ सकती है क्या? जो मेरे हाथ में फ्रूट था वो बिना पॉलिनेशन का था, नेचुरल पॉलिनेटर्स के द्वारा हुआ था, मगर उसी प्लांट के और भी फोटोग्राफ्स में दिखा सकता हूँ जिसमें बिना परागण के फ्रूट सेट हुए हैं बट उसका शेप अच्छा नहीं था। तो अगर आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे, पॉलिनेशन में खर्च जरूर आता है। हम लोगों का इस बार का हिसाब हमने रखा था पॉलिनेशन का, एकड़ के पीछे तकरीबन 30,000 रुपए का पॉलिनेशन का खर्च आता है, जिसमें कि हम फ्लावर तोड़ना, पॉलन एक्सट्रैक्ट करना, अगले दिन पॉलिनेट करना, और वो 30,000 रुपए अगर आप इक्वेट करेंगे पर केजी पे तो कहीं भी 3 से लेकर 4 रुपए किलो पे खर्च आएगा, और उससे कहीं ज्यादा प्रीमियम आपको पॉलिनेशन पे मिलेगा। ऐसा नहीं कि मधुर में नेचुरल पॉलिनेटर्स काम नहीं करते हैं, अगर आपका एरिया ऐसा है तो वहां पर नेचुरल पॉलिनेटर्स हैं तो उसमें भी फ्रूट सेट होगा। हमारी टीम है, नर्सरी की टीम है, एक इसमें था कि भाई सीताफल कल्टीवेशन के लिए कोई ट्रेनिंग देने की बात कर रहे हैं क्या? तो वीएनआर विश्वास रखती है कि जो भी तकनीक हमने सीखी है हम किसानों के साथ में साझा करें। आप हमारे वेबसाइट पे जा सकते हैं, हमने प्रयास किया है कि जो भी तकनीक हमें आती है हम सारी की सारी वेबसाइट पे अपलोड करें। यहाँ तक कि ग्राफ्टिंग वेजिटेबल की जो बात की कुछ देर पहले अरविंद जी ने, तो हमने अगले 10 दिनों के अंदर में हमने जितनी भी ग्राफ्टिंग टेक्नोलॉजी उसकी पूरी वीडियो शूटिंग की है, और करीब करीब 5 से 6 घंटे का वीडियोस हम अपने वेबसाइट पे लोड करेंगे। तो नर्सरी कैसे उगानी, वेजिटेबल ग्राफ्टिंग कैसे करनी, ये सारी तकनीक हम वेबसाइट पे लोड कर रहे हैं। तो वैसे हम सीताफल कल्टीवेशन के हमारे जितने अनुभव है हमारी टेक्निकल टीम हमारे वेबसाइट पे लोड करेगी। तो ट्रेनिंग में आपको आने की आवश्यकता नहीं, आप वेबसाइट देखकर भी जान सकते हैं। हाँ जरूर, अगर आप घूमने आना चाहते हैं तो स्वागत है आपका, और उसके साथ में हमारी टीम आपको जरूर दिखाएगी। अगला क्वेश्चन है अविनाश जी का कि फ्रूट साइज बड़ा करने के लिए क्या फर्टिलाइजर यूज करें। हमने आपको बताया कि हम बैलेंस फर्टिलाइजर में विश्वास रखते हैं। हम शुरुआत में 8 से लेके 10 टन तक गोबर खाद देने की कोशिश करते हैं, और साथ में बेसल में 2 से 4 बैग सिंगल सुपर फॉस्फेट, थोड़ी मात्रा में डीएपी, मैग्नीशियम सल्फेट और पोटाश, और उसके बाद हम ड्रिप से फर्टिगेशन करते हैं। और ड्रिप फर्टिगेशन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि हम कोशिश करते हैं पीक फ्रूट लोड होने के बाद, पॉलिनेशन के बाद हम प्रतिदिन प्रति एकड़ 1 किलो नाइट्रोजन दें, और उस नाइट्रोजन के साथ में 200 ग्राम फास्फोरस, 1 किलो 200 ग्राम पोटाश, 360 ग्राम कैल्शियम,
मैग्नीशियम 120 ग्राम और सल्फर 800 ग्राम। तो ये डोज हम पर डे पर एकड़ का रखते हैं और ये 30 से 40 दिन तक ये डोज देते हैं। कंप्लीट बैलेंस न्यूट्रिशन देने पे फ्रूट साइज अपने आप बड़ा होगा। प्रति एकड़ कितना खर्च होगा, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है और मैंने इसमें कुछ तैयारी करके रखी हुई थी। मोटे मोटे तौर पे अगर हम देखें तो हम प्लांटिंग मटेरियल की बात करें, आप अलग अलग प्लांटिंग मटेरियल की कॉस्ट को अगर हम छोड़ दें, 30,000 से लेकर के लाख रुपए तक का प्लांटिंग मटेरियल लग सकता है, डिपेंड करेगा कितने पौधे आप लगाते हैं। लैंड लेवलिंग और फेंसिंग के लिए मैंने 1 लाख रुपए प्रति एकड़ रखा है। इरिगेशन सिस्टम अगर हम अच्छा डिजाइन करते हैं, ऑटोमेशन करते हैं, तो 1 लाख रुपए एकड़ इरिगेशन पे। सिंगल लीडर ट्रेलिस सिस्टम की अगर हम बात करें, 12 फुट बाई 8 फुट पे अगर हम प्लांटिंग मटेरियल की बात करें तो तकरीबन हर 24 फुट में हमको एक खंभा लगाना होता है। 8 फीट का एक खंभा होता है और 240 रुपए का एक पोल मिलता है हमको, और उसको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और लगाने की कॉस्ट अगर हम जोड़ लें पूरा, तो तकरीबन 360 रुपया हमको खर्च आ जाता है एक एक पोल पे। 1 एकड़ पे अगर आप देखेंगे तो पोल का खर्चा लाख रुपया है। करीब 350 किलो का तार हमको लगता है जब हम 12 फुट पे लगाते हैं, और 70 रुपए किलो का 8 गेज का तार होता है जो 28,000 रुपए का है। तो अगर हम फिक्स कॉस्ट की बात करेंगे और मल्चिंग शीट को अगर हम देखें, जो हम 100 माइक्रोन की मल्चिंग शीट लगाने तक का खर्चा देखते हैं, तो तकरीबन 70,000 रुपए इसमें आता है। तो टोटल फिक्स कॉस्ट की अगर हम बात करेंगे तो करीब करीब ये 5 लाख रुपया का है। अब हम वेरिएबल कॉस्ट की बात करते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट में क्या क्या चीजें हैं। तो फर्टिलाइजेशन एंड मैन्यूरिंग के लिए मैंने करीब 25,000 रुपए का बजट रखा है। पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट के लिए 15,000 रुपए का, पॉलिनेशन के लिए 30,000 रुपए का, और बैगिंग के लिए जब चौथे साल में जाएगा तो तकरीबन एकड़ में हम 12,000 फ्रूट्स के आसपास की बात कर रहे हैं, तो 5 रुपए के हिसाब से 60,000 रुपए का बैगिंग मटेरियल। बाकी की क्रियाओं के लिए जैसे कि हार्वेस्टिंग है, प्रूनिंग है, पैकिंग है, ग्रेडिंग है, 20,000 रुपया। तो एवरेज जो रनिंग आपके खर्चे हैं वो तकरीबन 1.5 लाख रुपए आएंगे। तो अगर हम कहें तो एवरेज टोटल फिक्स कॉस्ट 5 लाख रुपया है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो दर साल हमें करनी है वो तकरीबन 1.5 लाख रुपए की है। उत्पादन हम कहीं भी तीसरे साल में 6 टन और फिर आगे जाकर के हम 10 टन तक का टारगेट कर रहे हैं। मिलीबग को कैसे कंट्रोल करें? क्लीन कल्टीवेशन करें, डंगालों को नीचे ना आने दें, और जब प्रूनिंग करते हैं उस टाइम पे अगर आपको मिलीबग दिखता है तो उसको केमिकल से कंट्रोल करें, और कैनोपी बहुत घनी ना होने दें। अगर आपने कैनोपी को बहुत घना होने दिया उस स्थिति में मिलीबग कंट्रोल नहीं होगा। केमिकल्स हैं जो बहुत ही असरकारक है, मगर घनी कैनोपी में जब अंदर केमिकल नहीं जा पाता है तो मिलीबग कंट्रोल नहीं होता है। हम लोग सिंपल केमिकल क्लोरोपैरीफॉस है या एप्लॉड करके है उसका यूज करके इसको कंट्रोल करते हैं। 1 से 3 साल तक फर्टिगेशन कितना करना है और पानी कितना देना है, ये अगला प्रश्न है अनिल जी का। 1 सेकेंड। शुरुआत में हम चाहते हैं कि हम रूट सिस्टम को गहरा बनाएं, वृहद बनाएं। अगर शुरू में हमने ट्रांसप्लांट किया और लगातार अगर हम पानी देते रहते हैं तो रूट सिस्टम शैलो हो जाता है। तो शुरुआत के समय में ट्रांसप्लांटिंग के बाद 20-25 दिन तक हम रेगुलर इरिगेशन करते हैं, उसके बाद इरिगेशन के बीच का इंटरवल बढ़ा देते हैं। ठंड के समय पे हम करीब करीब महीने में एक बार इरिगेट करते हैं, और पोस्ट विंटर भी हम लोग इरिगेशन करते हैं, पर वो 15 दिन 20 दिन में एक बार करते हैं ताकि रूट सिस्टम वृहद हो। और जब भी इरिगेट करते हैं तो बड़ी मात्रा में करते हैं। एक बार फ्लावरिंग फ्रूटिंग में आने के बाद में हम रेगुलर इरिगेशन करते हैं। और जहां तक फर्टिगेशन की बात है तो शुरू के 2 सालों में हमने जो डोजेस आपको बताए हैं, विंटर के समय पे हम फर्टिलाइजर नहीं देते हैं, बाकी के समय पे हम 250 ग्राम नाइट्रोजन पर डे पर एकड़ के बेसिस पे फर्टिलाइजर देते हैं। एक अभिषेक जी का प्रश्न है कि पानी कब बंद करना है? जब आप फ्रूट हार्वेस्ट कर लें और ठंड ज्यादा हो, पत्ते नेचुरली पीले पड़ने लगे, तब पानी को कम कर दीजिए, या आप चाहे तो 15-20-25 दिन के लिए रोक सकते हैं अगर आपको डिपोलेट कराना है तो। अगला प्रश्न है अनिकेत जी का, मेन प्रॉब्लम सेलिंग कहां पर करें मैक्सिमम रेट के लिए? इसके मेरे ख्याल से हमारे संघ के अध्यक्ष महोदय ज्यादा अच्छे से गाइड कर सकते हैं। मेरा एक्सपर्टीज उगाने में ज्यादा है, और अगली बार हम कोशिश करेंगे। बड़ी मंडियों में अगर अच्छी क्वालिटी का फ्रूट आप देते हैं तो इसको आप कर सकते हैं। एक उदाहरण मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ से कहीं ज्यादा लेबर कॉस्ट ताइवान की है। ताइवान की पूरी इंडस्ट्री मैंने स्टडी करी, तकरीबन 5,500 हेक्टेयर में वहां पर सीताफल लगता है, और वहां से वो एक्सपोर्ट करते हैं मेनलैंड चाइना, और 10,000 टन का उनका एक्सपोर्ट है मेनलैंड चाइना को, और भी कुछ कंट्रीज में उन लोग वहां से एक्सपोर्ट करते हैं। तो बाजार की कमी नहीं है, हमें अच्छा उत्पाद चाहिए। अच्छी क्वालिटी का अगर उत्पाद है, अच्छा टेस्ट है, तो बाजार अपने आप आपके पास चल के आएगा, या आप बाजार के पास जा सकते हैं। और शायद अगला जो आपका मीटिंग होने वाला है अगले फ्राइडे में, वहां पर जो प्रेजेंटर है वो शायद आपको बाजार के बारे में अच्छे से बता सके। पॉलन कब तक वायबल रहता है? श्री खुशदत्त जी का प्रश्न है। इसकी पॉलन की वायबिलिटी हम कोशिश करते हैं उसी दिन यूज करें
कुछ एक एक्सपेरिमेंट हुए हैं जिसमें इसको स्टोरेज करने की कोशिश की है सुक्रोज सोल्यूशन वगैरह में, बट वो सक्सेसफुल नहीं है। इसको लिक्विड नाइट्रोजन में आप स्टोर नहीं कर सकते, रेफ्रिजरेशन में स्टोर नहीं कर सकते, इसलिए सबसे उत्तम ये होगा कि आप एक्सट्रैक्ट करें, ठंडी जगह पे रखें, सूखने ना दें, पैक करके ना रखें, क्योंकि अगर आपने पैक करके रख दिया तो ऑक्सीजन की कमी के कारण भी पॉलन खराब हो जाएगा और आप उसको उसी दिन यूज कर लें। हाउ मच न्यूट्रिएंट्स आर रिमूव्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ 1 mg ऑफ कस्टर्ड एप्पल? मेरे ख्याल से इसके लिए मुझे तैयारी करनी पड़ेगी, हमने अपना फर्टिगेशन प्रोग्राम बनाया था तब इसको निकाला था। नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में हम इसको लोड करेंगे, नहीं तो फिर मैं इसको वेबसाइट पे डालूंगा। विच कवर क्रॉप टू बी यूज्ड इन कस्टर्ड एप्पल प्लांटेशन? हम लोग अभी दूब का यूज कर रहे हैं। कवर क्रॉप के कई उद्देश्य हो सकते हैं। हमारा उद्देश्य है कि हम सॉइल टेम्परेचर को मॉडरेट रखें, इरोजन ना होने दें और वाटर स्प्लैश ना हो। कई किसान कवर क्रॉप में इसलिए भी यूज करते हैं कि उसको वो मल्च करना चाहते हैं या ग्रीन मैन्योरिंग की तरह यूज करना चाहते हैं। तो हमारे सीताफल महासंघ में बहुत सारे फोटो आते हैं, कई लोगों ने उसमें ग्रीन मैन्योरिंग सन ढेंचा का भी यूज किया, कोई काउपी का भी यूज करता है। ये आपके प्रैक्टिसेस के ऊपर डिपेंड करेगा। हम चूंकि इंटरक्रॉप नहीं कर रहे हैं और हम परमानेंट कवर क्रॉप कर रहे हैं, इसलिए हमने दूब का सिलेक्शन किया। कैन वी यूज हर्बिसाइड इन फ्रूटिंग स्टेज इन बिटवीन क्रॉप? आवश्यकता पड़ने पर आप हर्बिसाइड यूज कर सकते हैं, मगर ख्याल रखें कौन सा हर्बिसाइड यूज कर रहे हैं। अगर आप सॉइल अप्लाइड सिस्टमिक हर्बिसाइड यूज कर रहे हैं तो बारिश के समय पे ध्यान दें कि कई दफे जड़ें सुपरफिशियल हो जाती हैं और कई दफे इस तरह के हर्बिसाइड रूट्स अगर ऊपर है तो वहां से भी पिक करता है और पिक करने के बाद प्लांट को येलो कर देता है या मार देता है। इसका भी अनुभव हम अपने वेबसाइट पे अगले वीक तक लोड कर देंगे कि डूज एंड डोंट्स। अगला क्वेश्चन है पानी का स्ट्रेस कब तक? इनिशियल 2-3 सालों में तो पानी का स्ट्रेस नहीं देना चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि कैनोपी बढ़े। उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो दो बातें होती है कि पानी का स्ट्रेस क्यों देना है। एक तो स्ट्रेस इसलिए देना है कि हमें फ्लावरिंग इनिशिएट करनी है। तो पहला चीज सीताफल की अगर हम बात करें तो ये फोटो पीरियड से इफेक्ट नहीं होता है। इसमें फ्लावरिंग तब आती है जब इसका नया ब्रांच निकलता है, और नया ब्रांच कब निकलता है? जब हम पत्ते को तोड़ करके अलग कर दें, क्योंकि इसका जो ग्रोइंग बड है वो पत्ते के पीटियोल के अंदर फंसा हुआ है। जब तक पुराना पत्ता रहेगा तब तक नई ब्रांच नहीं निकलेगी। तो जो प्रैक्टिस अगर हम देखते हैं पानी नहीं देने की, ट्रेडिशनल प्रैक्टिस, उसका कारण ये है कि जब पानी हम नहीं देते हैं तो पुराने पत्ते धीरे 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 करके सारे के सारे डीफोलिएट हो जाते हैं, और डीफोलिएट होने के बाद में जब वो बड एक्सपोज होती है तब वो ग्रो करना चालू करती है और नए ब्रांच पे ही फ्लावरिंग आती है। तो पानी का स्ट्रेस देने का कारण ये था कि पत्तियों को डीफोलिएट करना चाह रहे हैं। जब हम प्रूनिंग कर रहे हैं या ट्रेनिंग कर रहे हैं तो वही काम हम मैनुअली कर सकते हैं। एक बार आप पत्तियों को डिपोलेट करिए, अगर आपका इरिगेशन कंटिन्यूअस है तो भी वहां से नया बड निकलेगा और फ्लावर आएगा। पानी से बहुत ज्यादा रिलेशनशिप फ्लावरिंग आने का नहीं है, स्ट्रेस इंड्यूस फ्लावरिंग इसमें नहीं है। हाउ मच टाइम टू डेवलप ट्रेलिस? अगर आपका ट्रेलिस पहले से लगा हुआ है और आपने ट्रांसप्लांट किया है तो पहले साल के अंत में ही आप इसमें फ्रूटिंग ले सकते हैं। सबसे बेस्ट टाइम होगा ट्रांसप्लांटिंग का मेरी समझ से अप्रैल और मई का महीना। थोड़ा सा हमको प्लांट को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। अगर अप्रैल मई में आपने प्रोटेक्ट करके प्लांट को लगा दिया तो आप नेक्स्ट ईयर पूरे ट्रेलिस में फैला सकते हैं और फ्रूट सेट ले सकते हैं। नेचुरल पॉलिनेटर कैसे इनवाइट करें? बहुत अच्छा प्रश्न है। नेचुरल पॉलिनेटर की जो हमने बात करी, निटिल बीटल्स की और दूसरे पॉलिनेटर्स की, ये सड़े हुए फल पसंद करती हैं। तो बाजार में जितनी भी सड़े हुए सब्जियां या फल है उसको ला करके आप अपने बाग में फैला दें, वो उसमें बहुत तेजी से बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होगा। अगला प्रश्न है सुनील जी का कि घास कैसे कंट्रोल करें? हम लोग नॉर्मली ग्रामेक्सोन का यूज करते हैं क्योंकि उसका कोई भी सिस्टमिक एक्शन नहीं है, और ग्रामेक्सोन स्प्रे करके हम नीचे की दूब है उसको हम स्मॉदर करते हैं। व्हाट टू डू टू इंक्रीज नेचुरल पॉलिनेशन? इसके पहले वो प्रश्न का उत्तर दिया मैंने कि सड़े हुए फल अगर रहेंगे उसको ला करके आप बाग में रखेंगे तो उसके अंदर में नेचुरल पॉलिनेटर्स बढ़ते हैं। कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन का हमने डिस्कशन कर लिया है। 3 साल के बाद में प्रोडक्शन कितना आएगा ये आपके प्रैक्टिसेस के ऊपर में है। 7 टन से स्टार्ट कर सकते हैं और 10 टन तक का हमें टारगेट करना चाहिए पर एकड़। फ्रूट डिपिंग इज रिकमेंडेड लाइक इन गुआवा बिफोर बैगिंग? फ्रूट डिपिंग का प्रैक्टिस अच्छा नहीं है। मिलीबग अगर आपको मैनेज करना है तो एंड्स को मैनेज करिए, तने के पास में पॉलीथीन लगा करके उसके ऊपर में गम लगा दीजिए ताकि चींटियां नीचे से ऊपर ना ले जाए। कैनोपी को घना मत होने दीजिए, और 2 या 3 स्प्रे अगर आप करते हैं ठीक से क्लोरोपेरिफॉस का या प्लॉट का तो आराम से आप मिलीबग्स को मैनेज कर सकते हैं। फ्रूट को डिप करना अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। फल लेने का अच्छा समय कौन सा है? पॉलिनेशन के कितने दिन के बाद फल सही रहेगा? फल लेने का सबसे अच्छा समय तब है जब बाजार में सबसे अच्छे भाव हो।
वो आपको अपने यहाँ की जलवायु को देखना पड़ेगा कि उस समय पे आप बाजार में माल पैदा कर सकते हैं कि नहीं। पॉलिनेशन से तकरीबन 90 से लेकर के 100 दिनों में फ्रूट हार्वेस्ट होता है। कि हवा लावेवा है। पूर्णिमा जी का प्रश्न मुझे समझ में नहीं आया, सॉरी। स्प्रेइंग शेड्यूल आफ्टर फ्रूट सेट। हम लोग बहुत ज्यादा स्प्रेइंग में विश्वास नहीं करते हैं। अगर मिलीबग है तो उसको मैनेज करने की कोशिश करते हैं और कुछ सिस्टमिक फंजीसाइड्स यूज करते हैं। सीताफल की अगर हम बात करें तो ये एटिमोया से थोड़ा ससेप्टेबल होता है एफिड्स के लिए, माइट्स के लिए। तो अगर आपको एफिड, माइट्स या थ्रिप्स दिख रही है तो उन सकिंग पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए आप स्प्रे करें। और एक बार अगर आपने बैगिंग कर दी तो उसके बाद उसके अंदर में इंसेक्ट वैसे भी नहीं जाता है। आपकी तकनीक में गोबर खाद और रासायनिक खाद के अलावा ऑर्गेनिक कार्बन और भू सुधारक के लिए कुछ किया जाता है क्या, या आप पूरी तरह से गोबर खाद और रासायनिक खाद पर निर्भर हैं? अगर आपको गोबर खाद मिल जा रही है तो सबसे अच्छा और इकोनॉमिकल तरीका यह है कि पचा हुआ गोबर खाद यूज करें। कभी भी कच्चा गोबर खाद यूज ना करें। जिन जगहों पे गोबर खाद हमें नहीं मिल पाता है वहां पर हम प्लांटेशन के पहले ग्रीन मैन्योरिंग की क्रॉप लगाते हैं, उसको जमीन में मिक्स कर देते हैं। जिन जगहों पे गोबर खाद नहीं मिल रहा है, प्लांटेशन कर दिया, वहां पर किसान भाई बीच में भी ग्रीन मैन्योर क्रॉप लगाते हैं और उसको रोटावेटर के साथ मिक्स कर देते हैं। बट यहाँ पर तकलीफ ये है कि सीताफल की रूट सिस्टम शैलो है, इंटर कल्टिवेशन हमें अवॉइड करना चाहिए। एक बार हमने लगा दिया उसके बाद अंदर में जुताई नहीं करनी चाहिए। अगला है प्लीज टेल इन शॉर्ट अबाउट प्रूनिंग इन द ट्रेलिस सिस्टम। बहुत ही आसान है। आपको जब प्रूनिंग करनी है सिर्फ मेन 6 डंगाले रखिए, बाकी सारी काट के हटा दीजिए। सॉइल ड्रेंचिंग में बहुत ज्यादा फंजीसाइड का इफेक्ट नहीं होता है। रूट रॉट आने के मूल कारण को अगर हम लोग संभालें, वाटर लॉगिंग को रोकें, तो हमें ड्रेंचिंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ती और हम लोग ड्रेंचिंग रिकमेंड भी नहीं करते हैं फंजीसाइड्स का सॉइल में। अगेन दीपक जी का है कि प्लीज गिव डिटेल्स ऑफ योर वैरायटी। वैरायटी का आप साइट पे देख सकते हैं। हम लोग अभी टेक्निकल एग्रोनॉमिक क्वेश्चंस लेंगे। There is a misunderstanding among farmers. Custard apple crop do not need irrigation. Farmers are not serious on water in fertilizer management through drip system. जंगलों में नॉर्मली फल जाता है सीताफल, पर अगर उनका उपज आप देखेंगे और एकड़ में कैलकुलेट करेंगे तो एकड़ में मुश्किल से 1 टन, 1.5 टन, 2 टन होता है। तो अगर आप नेचुरली लेना चाहते हैं ले सकते हैं, यील्ड कम होगा। अब जब ज्यादा फ्रूट लोड कराएंगे तो एक्स्ट्रा फ्लावर्स गिर जाएंगे या उसका साइज डेवलप नहीं होगा। और जब बिना इरिगेशन के आप फ्रूट लेते हैं, एक ड्राई स्पेल के बाद में अगर बारिश होती है तो एकदम से फ्रूट के अंदर में वाटर मूवमेंट होता है और वो फ्रूट कड़ा हो जाता है। तो वेरिएशन इन सॉइल मॉइस्चर के कारण भी फ्रूट की क्वालिटी बिगड़ती है। रेन फेड क्रॉप जरूर है, बट अगर हम उसको इरिगेशन में लाएंगे तो हम इसकी निश्चित रूप से क्वालिटी इंप्रूव करेंगे और क्वांटिटी इंप्रूव करेंगे। तो अगर हमें उत्पादन लेना है, क्वालिटी चाहिए, तो हमें इरिगेशन करना चाहिए, साथ के साथ अच्छा फर्टिगेशन भी करना चाहिए। विमल जी ऑलरेडी 60-70 क्वेश्चन हो गए और गोयल साहब भी बोलने के हैं, तो मेन क्वेश्चन लेके ये करेंगे अब। ठीक है, आप गाइड करिए कौन सा क्वेश्चन लेना है, नहीं तो मैं कोशिश करता हूँ तेजी से करने की। अगर हम बात करें तो मैंने निकालने की कोशिश की थी। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पे लेंगे तो कहीं भी 15 रुपए से लेकर के 20 रुपए किलो तक। पैकेजिंग एंड मार्केटिंग जिसमें कि ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूडेड है 15 रुपए किलो। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को अगर मैं 6 सालों में फिक्स्ड कॉस्ट को अगर मैं 6 सालों में बांट दूं तो तकरीबन 20 रुपए किलो आएगा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट 1 केजी पे। तो उस तरह से अगर आप जोड़ेंगे तो 20 और 50 रुपीज के आसपास कॉस्ट आएगा अगर हम क्वालिटी प्रोड्यूस करना चाहते हैं, जिसमें कि हमने बैगिंग की है और सारा कुछ किया हुआ है, जिसमें कि ट्रांसपोर्टेशन, मार्केटिंग कॉस्ट, कार्टून की कॉस्ट भी इंक्लूडेड है। बोंडे साहेब मला वाटतं थांबवायला पाहिजे। होय, प्रश्नोत्तराचा हमें प्रश्नोत्तर का ये रोकना चाहिए। और अगर किसानों के क्वेश्चंस है तो वो आपके वेबसाइट पे इस पे देके उसका आंसर अपन दे सकते हैं, क्योंकि गोयल साहब का भी स्पीच होने का है। एक शेवटचा प्रश्न ह्या सांगा, कोणता महत्त्वाचा असेल तो। हॅलो, ते एवढं लांबून ते आलेले आहेत, त्यांना बोलू द्या। त्यांना शेतकरी प्रश्नांची उत्तरांची वाट पाहत आहेत, त्यांच्या वेळ घ्या जास्त आहे। मी तर तुमच्याच बरोबर आहे, केव्हाही तरी पुन्हा येईल, त्यांना बोलू द्या। ओके विमल जी कंटिन्यू करिए। सर बोल रहे हैं कि कंटिन्यू करूं? हाँ विमल जी कंटिन्यू करिए प्लीज, थोड़ा फास्ट लीजिए प्लीज। कोशिश करता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है आपका
लेकिन अब टाइम का भी है गरज, लेकिन सर बोल रहे हैं कि आपको वही प्रश्न है कि NMK1 का, और इसमें क्या नहीं सर, NMK1 बहुत ही अच्छी किस्म है, वो एटीमोयाज में आती है। अगर हमारे स्लाइड शो का आप दूसरा देखेंगे तो वो एटीमोयाज है। उसकी कीपिंग क्वालिटी स्क्वैमोसा से अच्छी होती है, उसके अंदर में थोड़ा acidity होती है। आपकी आवाज नहीं, डिस्टर्बेंस आ रहा है। एक प्रश्न था कि NMK1 को कैसे कंपेयर करते हैं। NMK1 एटीमोया है, एटीमोया में कीपिंग क्वालिटी अच्छी होती है। अगर हम कहेंगे कि सीताफल 6 दिन तक टिकता है, तो एटीमोयास वो करीब करीब 7 से 8 दिन तक टिकते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए ज्यादा सुटेबल होते हैं। उनकी मैच्योरिटी थोड़ा सा लंबा समय लेती है, इसलिए सीताफल जब खत्म हो जाता है उसके बाद उनकी हार्वेस्टिंग आती है और उसके उसको बाजार भाव अच्छे मिलते हैं। तो हम भी कोशिश करते हैं कि हम साइक्लिंग करें और हम भी अपने क्रॉप को आगे पीछे करें। सनबर्न के लिए जो अप्लाई करना है वो चूना करना है, और उसमें ब्लू कॉपर मिक्स रहता है। व्हाइट कलर का ही अप्लाई कर सकते हैं आप। कुछ जगहों पे लोग वाटर सोल्यूबल पेंट्स भी यूज करते हैं, व्हाइट पेंट, उसको भी यूज कर सकते हैं अगर चूना अपना यूज करना चाहें तो। एक है कि सब स्टेट में NMK1 का फ्रूट आता है, छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं आता। इसका कारण ये है कि हम उसको, यहाँ पर जितने भी फार्मर्स ने एटीमोयास लगाया है उन्होंने वेजिटेबल कल्टीवेशन के साथ लगाया है। वहां पर पॉलिनेटर्स की मात्रा बहुत कम है, पॉलिनेशन नहीं करने के कारण ऐसा हो रहा है। सही तरीके से पॉलिनेशन करेंगे तो यहाँ पर भी उसमें बहुत अच्छी यील्ड आएगी। हमारे यहाँ पर भी NMK1 लगा है, बहुत ही अच्छा फ्रूट सेट है उसमें। प्लीज SMS और वेबसाइट एड्रेस, मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूंगा इसको आप टाइप कर दें इसमें। वैल्यू एडिशन की बहुत गुंजाइश है इसके अंदर में, बट शायद हम जिस फ्रूट की बात कर रहे हैं उसमें फ्रेश का भी बहुत अच्छा स्कोप है। अगर हम थोड़ा सा भी सीजनिंग कर लें, थोड़ा मार्केट में हम पहले आ जाए या हम अपने सीजन को एक्सटेंड कर लें, तो इसलिए अभी हमारा प्राइमरी फोकस फ्रेश मार्केट है। जब हम प्रोसेसिंग की बात करेंगे तो उसमें हम बैगिंग की बात नहीं करेंगे, उसमें हम बहुत सारे जगहों पे कॉस्ट रिडक्शन की बात करेंगे। फ्रूट क्रैकिंग कब होता है और इसके लिए क्या इंतजाम है। वेरिएशन इन सॉइल मॉइस्चर पहला क्रैकिंग का कारण है। दूसरा, विंटर्स में अगर आपका फ्रूट जाएगा, टेम्परेचर्स लो हो गए 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे, तो भी फ्रूट क्रैक करता है और राइपनिंग ठीक नहीं होती है। पार्थेनियम या गाजर घास के लिए आपको सिस्टमेटिक हर्बिसाइड यूज करना पड़ेगा, जैसे ग्लाइफोसेट है, और उसको आप कैप लगा के करें और क्रॉप के ऊपर न उड़ने दें। प्रूनिंग, फ्रूट लेने के लिए प्रूनिंग की बात करेंगे अगर हम, तो हम टैली सिस्टम में बात करें तो सेकेंड ईयर से ही हम कर सकते हैं, सेकेंड ईयर से स्टार्ट करना चाहिए। बालानगर बहुत अच्छी वैरायटी है, वाइडली अडॉप्टेड है और सबसे ज्यादा एरिया में ग्रो करते हैं। तो बालानगर के बारे में कोई सेकंड थॉट नहीं है। हम लोग जो सीताफल की वैरायटी कर रहे हैं वो थोड़ी डिफरेंट है, उसका साइज बड़ा है, सीड का साइज छोटा है, पल्प अच्छा, पल्प की मात्रा ज्यादा है और कीपिंग क्वालिटी बालानगर से 2 दिन ज्यादा है। हार्वेस्टिंग होने के बाद सबसे पहला काम हमें ये करना है कि हमें फ्रूट को बाहर नहीं रखना है। कई कंट्रीज में विजिट करने के बाद समझ में आया कि जैसे हम हार्वेस्टिंग करते हैं उसके बाद अगर हमने फ्रूट को धूप में रख दिया तो उसका टेम्परेचर बढ़ना चालू होता है, और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसकी श्वसन की क्रिया बढ़ेगी। अगर श्वसन की क्रिया बढ़ेगी तो वो जल्दी डिग्रेड होगा, क्योंकि श्वसन की क्रिया के साथ उसका इथिलीन का जो निकलना है वो ज्यादा होगा। इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि आप फ्रूट को तुरंत से तुरंत शेड में ले आए, या अगर आप फील्ड में भी रखते हैं तो उसको शेड के, तो उसकी कीपिंग क्वालिटी बढ़ सकती है। एक अगला प्रश्न है, कुड बी वाटर इन स्ट्रेस कंडीशन, ये मुझे समझ में नहीं आया। एक प्रश्न है कि NMK बेटर है तो मधुर क्यों। NMK की अपनी जगह है, मधुर की अपनी जगह है। NMK एटमोया है, ये स्क्वैमोसा है, इसमें स्वीटनेस ज्यादा है, उसमें एसिड और स्वीट दोनों है। छत्तीसगढ़ में भी बालानगर सक्सेस है, हमारे यहाँ पर भी आप आके देख सकते हैं बालानगर यहाँ पर सक्सेसफुली हो रहा है। वीड मैट का यूज कर सकते हैं, कॉस्ट थोड़ी सी ज्यादा आती है। फल काले होकर के गिरने की समस्या को हमने डिटेल में चर्चा किया था। उसका बेस्ट तरीका यह है कि आप वहां पर एरेशन रखें, थोड़ी सी सनलाइट पहुंचे ताकि वहां पर फंगल अटैक ना हो। रेड सीताफल का मार्केट भी है, रेड सीताफल भी बहुत अच्छा फलता है। तो फ्यूचर में मार्केट है कलर्ड कस्टर्ड एप्पल का। अच्छा,
सीजन खत्म होने के बाद प्रिकॉशन लें। कई जगहों पे अगर बहुत डेंस कैनोपी हो गई है और आपका अगर एरिया ऐसा है जहां पर की कैनोपी बढ़ती जा रही है, तो कई दफे, जैसे ताइवान की अगर मैं बात करूं, ताइतुंग एरिया में जहां पर कस्टर्ड एप्पल लगता है, तो वहां पर उन लोग 2 बार प्रूनिंग करते हैं। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो वहां पर भी उन लोग 2 बार प्रूनिंग करते हैं। अगर कैनोपी डेंस हो गई आपकी, तो आप सीजन खत्म होने के बाद में एक प्रूनिंग कर दें, ताकि वो डेंसिटी कम हो जाए और फिर से कुछ पत्ते आ जाए और समर से वो ढक जाए। तो अगर कैनोपी ज्यादा है तो आप एक प्रूनिंग कर सकते हैं, अगर कैनोपी नहीं है ज्यादा तो आप ऐसे ही रहने दें और उसको थोड़ा सा वाटर स्ट्रेस दें, ताकि अपने आप वो रुक जाए उसकी ग्रोथ। तार के स्ट्रक्चर्स का खर्चा मैंने एक बार बताया है, फिर भी मैं एक बार बताता हूँ। करीब करीब 1 लाख रुपया पोल का, करीब 70,000 रुपया तार का। 1,70,000 रुपया आपका सिंगल लीडर टैली सिस्टम का आएगा 12 फीट बाई 8 फीट पे। कैन ए 4 ईयर ओल्ड प्लांटेशन भी कन्वर्टेड टू टैली सिस्टम? किया जा सकता है, बट उसमें जितना आप मेहनत करेंगे उससे अच्छा है कि आप नए प्लांटेशन को करें, उसको जैसा आपने लगाया है वैसे ही उसको मैनेज करें। फर्टिलाइजर की कौन सी ब्रांड का हम यूज करते हैं? तो जो भी अवेलेबल है उसको हम यूज करते हैं। और हमारा एक संघ है यहाँ पर, छत्तीसगढ़ युवा प्रगतिशील किसान संघ, वो जितनी भी ब्रांड के फर्टिलाइजर है उसको महाराष्ट्र में आपका एक ग्रेप ग्रोवर एसोसिएशन उनकी लैब में भेज करके उसका एनालिसिस कराता है। तो शायद सीताफल महासंघ भी यही चीज कर सकता है कि वहां जो भी फर्टिलाइजर अवेलेबल है उसको वो ग्रेप ग्रोवर एसोसिएशन की लैब में टेस्ट करा ले और इंटरनली रिपोर्ट एक्सचेंज कर ले कि भाई ये जो फर्टिलाइजर में जो एनालिसिस दिया है वो उतना है कि नहीं। तो हम भी हमारे संघ के जो अध्यक्ष महोदय हैं उनके मार्गदर्शन में जो भी फर्टिलाइजर टेस्ट होते हैं उसकी लिस्ट आपस में शेयर करते हैं और जिनका एनालिसिस अच्छा आता है उसको हम लोग यूज करते हैं। पल्प बनाने के लिए स्क्वैमोसा ज्यादा उपयुक्त है। कोई भी स्क्वैमोसा यूज कर सकते हैं, आप बालानगर यूज कर सकते हैं या मधुर भी यूज कर सकते हैं। धूप में पानी बंद रखना चाहिए क्या? अगर आपकी सॉइल ड्राई हुई है तो आपको इरिगेशन नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि डीप रूटेड नहीं है ये। अगर ऊपर की 2-3 इंच सूखती है तो आपको इरिगेट करना चाहिए हल्का सा इसमें। ऑल ईयर राउंड हार्वेस्टिंग कर सकते हैं क्या? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि ऑफ सीजन फोर्सिंग कर सकते हैं कि नहीं। छत्तीसगढ़ में, रायपुर में तो नहीं कर सकते। आपको क्लाइमेटिक कंडीशंस देखनी है। अगर आपका विंटर टेम्परेचर 15 से नीचे नहीं जाता है या मिनिमम टेम्परेचर ठंड के समय में 15 से नीचे नहीं जाता है तो आप निश्चित रूप से ऑफ सीजन जा सकते हैं। थोड़ा सा आपको उसमें मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी, थोड़ा नमी मैनेज करने की जरूरत पड़ेगी। और उस समय पे जो प्रूनिंग करते हैं हम, इसमें एक सीजन हार्वेस्ट करने के बाद में प्री विंटर जो प्रूनिंग करते हैं उसमें फिर हम जो छोटी छोटी डंगाले हैं, जिसमें कि 1.5 से 2 इंच की या 4-4 इंच की जो डंगाले हमने बताई थी, क्लीन प्रूनिंग और विद ब्रांचेस प्रूनिंग, वैसी प्रूनिंग की जाती है और फरवरी, मार्च, अप्रैल में आप हार्वेस्ट कर सकते हैं। ताइवान में, ताइतुंग एरिया में उन लोग आर्टिफिशियल लाइट का भी यूज करते हैं ऑफ सीजन प्रोडक्शन करने के लिए। तो शायद अगली बार जब हमको सीताफल महासंघ के अध्यक्ष महोदय मौका देंगे तो फोर्सिंग कैसे की जाती है सीताफल में, उसके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। थोड़ा लंबा चैप्टर होगा बट उसकी हम डिस्कशन कर सकते हैं और छोटे एरिया में उसकी ट्रायल ले सकते हैं। फ्रूटिंग के समय पे हम कोशिश करते हैं कि हम फील्ड को मतलब सॉइल को फील्ड कैपेसिटी पे रखें, ओवर वाटरलॉग भी ना करें और कम भी ना रखें पानी में। महाराष्ट्र में ऑड सीजन में ले सकते हैं क्या? महाराष्ट्र बहुत बड़ा राज्य है, कोस्टल एरिया में कहेंगे तो यस, ऑड सीजन में ले सकते हैं। आप अपना टेम्परेचर डाटा अगर शेयर करेंगे तो शायद हमारी टीम आपको हेल्प कर सकती है कुछ हद तक गाइड करने के लिए कि ऑफ सीजन पॉसिबल है कि नहीं है। वेजिटेटिव ग्रोथ अगर किसी भी क्रॉप में ज्यादा है तो उसमें आप फर्टिलाइजर रोकें, इरिगेशन रोकें। कुछ वेराइटीज बहुत ही विगरस होती है तो ऐसी कंडीशन में आपको उसमें फर्टिलाइजर नहीं देना। जैसे अर्का साहन भी बहुत ही विगरस है तो उसमें आप फर्टिलाइजर भी बहुत कम दीजिए और पानी भी रोकिए। एक बार फ्रूट सेट हो उसके बाद फिर आप दीजिए। समर में प्लांट में स्टोरेज बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं? ये क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया अविनाश जी, सॉरी। बोंडे साहेब, मला वाटतं आता संपवलं पाहिजे आपण, कारण हे सत्व परीक्षा पाहणं चालू आहे. संपवलं पाहिजे सर आता. जास्त वेळ विनंती करू विमल जिल्हा, कारण प्रश्न लोकांना टाकू द्या, संपणार नाही आणि महत्वाचे प्रश्न संपून गेले. आता लोक प्रश्न बोलू.
विमलजीला धन्यवाद करून आपण बोललो पाहिजे की सर क्वेश्चन वेटिंग फॉर आंसर है, अगर वो सचिन जी एक बार रिपीट करते क्वेश्चन को. नाही काही जरूरत नाही म्हणा. When you can't. बोंडे साहेब. हो, हॅलो हाँ हॅलो. विमल जी एक मिनट बोंडे साहब, एक लास्ट मैं प्रश्न क्या? नहीं, अगर इसके आगे भी सवाल आते तो हम वो कलेक्ट करके विमल जी को पास ऑन कर देंगे, और फार्मर्स को भी, सब किसानों को विनती है कि अभी और सवाल मत पूछे, ताकि हम ये कार्यक्रम, विमल जी को हम फिर से विनती करेंगे, अगला कार्यक्रम शायद महासंघ की तरफ से फिर से विमल जी को आमंत्रित करेंगे इसके लिए. गुड. बिल्कुल हाँ, बिल्कुल एक कार्यक्रम और आमंत्रित करेंगे उनको. जी. आपकी जो आप टेक्नोलॉजी बता रहे हैं और एक वेबिनार चाहिए बोल रहे हैं, तो उसके लिए विमल जी आप टाइम निकाल के हमें दीजिए, और एक एक करेंगे और रहे हुए क्वेश्चन भी कवर करेंगे. तो पहले तो आप सभी लोगों का धन्यवाद, स्पेशली गट्टानी जी का, विवेक जी का, आपने हमें मौका दिया प्रेजेंटेशन देने का. और नेक्स्ट मंथ से सीजन चालू होगा हमारे यहाँ हार्वेस्टिंग का बस्तर में. कोरोना का टाइम है इसलिए मैं इनवाइट नहीं कर पा रहा हूँ, बट मैं कोशिश करूंगा वीडियो क्लिपिंग्स बना करके गट्टानी जी को मैं भेजूं, और उनको अगर ठीक लगेगा तो वो फिर ग्रुप पे पोस्ट कर सकते हैं उसको कि इस बार हम कैसा हार्वेस्ट ले रहे हैं. और कोशिश करेंगे कि हम कुछ प्लांट्स को कम्प्लीटली आपके सामने हार्वेस्ट करें, और टेक्नोलॉजी का उपयोग करके पूरा का पूरा पेमेंट करके आपको बताएंगे कैसा ईल्ड आ रहा है, कैसा क्वालिटी आ रहा है. जी जी. हाँ, धन्यवाद जी, अगदी उत्तम. विमल जी बहुत बहुत धन्यवाद. गोयल सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सर हमें गाइड करिए प्लीज. थैंक यू. विमल जी, मुझे एक सिर्फ सवाल पूछना था कि आपके जैसे एक्सपर्ट्स तो शायद हम लोग महाराष्ट्र में पता नहीं कब बना सके, लेकिन यदि हमारा जो ये सीताफल महासंघ है वो आपके शिष्य यहाँ पे तैयार करना चाहे, और जो कि किसानों को मार्गदर्शन कर सकें इस क्रॉप के बारे में, तो जितने भी लोग लगे उनको तैयार करने के लिए आप हमें क्या मदद कर सकते? हम लोग एक चीज बताएं साहब आपको कि हम लोग बहुत ओपन है टेक्नोलॉजी डिसेमिनेशन के लिए, और शुरू से, अभी नहीं, शुरू से हम लोगों का प्रयास रहे कि अगर हमें कुछ भी चीज आती है तो हमें शेयर करनी चाहिए. और इसका एक प्रमुख कारण मैं बताऊं कि किसानों को अगर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करता है तो उसका फायदा क्या है. और शायद छत्तीसगढ़ की खेती आज इसलिए आगे है क्योंकि हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं. मैं कई दफे इस चीज का उदाहरण देता हूँ कि मुझे मिर्च का तुड़तुड़ा कंट्रोल करने आता है, आपको मिर्च का पाउडर मिल्ड्यू कंट्रोल करने आता है. आपने मुझे नहीं बताया, मैंने आपको नहीं बताया, मेरी क्रॉप पाउडर मिल्ड्यू में नुकसान हो जाएगी, आपकी क्रॉप फ्लिप से नुकसान हो जाएगी. अगर हम दोनों एक दूसरे को बताएंगे तो हम दोनों की क्रॉप बचेगी. इसी प्रिंसिपल को लेते हुए हम लोग कंटिन्यूअसली हमारे छत्तीसगढ़ युवा प्रगतिशील किसान संघ के अंतर्गत मीटिंग्स लेते हैं. छोटे छोटे से ग्रुप्स हैं यहाँ पर फार्मर्स के जो टेक्नोलॉजी एक्सचेंज करते हैं. छोटी सी भी बात उनको मालूम पड़ती है तो वो शेयर करते हैं प्लेटफॉर्म में. हमें अगर नहीं मालूम पड़ता है तो हम यूनिवर्सिटी जाते हैं, प्रोफेसर से बात करते हैं, वहां से भी अगर हमें समाधान नहीं मिलता है तो रिसर्च स्टेशन जाते हैं, वहां से समाधान लाने की कोशिश करते हैं. वहां से भी नहीं होता है तो हमारा संघ इंटरनेशनल साइंटिस्ट भी बुला करके मीटिंग करवाता है. तो इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों को जो छोटा सा अनुभव है सीताफल में, फिर से कहूंगा कि आपके पास में विश्व पितामह लोग हैं, हम लोगों ने बाकी की क्रॉप का एक्सपीरियंस इसके अंदर में डाला है. मैं एक सजेस्ट ये कर सकता हूँ कि हमारे जो ऑर्चर्ड्स हैं उसमें आप अपने यहाँ से 2 से लेकर के 10 या 12 लोगों की टीम भेजिए जो एग्रीकल्चर में ग्रेजुएट हो या डिप्लोमा हो. हम उनको पूरे सीजन भर, 4 महीने का सीजन होगा स्टार्टिंग फ्रॉम मई, जब से हम प्रूनिंग करेंगे, और हार्वेस्टिंग तक का, अक्टूबर तक का, वो हमारे फॉर्म पे ही रुके और सारी प्रैक्टिसेस को वो देखें, नोट करें, उनको लगता है तो खुद करके देखें, और वो वापस जाकर के वहां पर एक्सटेंशन करें उन चीजों का. तो हम अपनी तरफ से फैसिलिटी एक्सटेंड कर सकते हैं. हमारी टेक्निकल टीम है जो उनको अल्टरनेट डे या थर्ड डे जो भी टेक्निकल चीजें हो रही है उसके बारे में ब्रीफ करेगी, और टाइम टू टाइम उनको लेक्चर दे करके उनके नोट्स पूरे प्रिपेयर करवा देगी. तो एक तरीके से डायरेक्ट एक्सटेंशन का ये हो सकता है, दूसरा विजिट है, और तीसरा इस तरह की मीटिंग है. बहुत बढ़िया. तो विमल जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया. आपने अपना पूरा ज्ञान किसानों के सामने उड़ेल दिया, और इतना अभी कुछ आपके पास है कि बहुत कुछ सुनना बाकी है. लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि ये जो कुछ भी सीखा गया है, चाहे महाराष्ट्र ने सीखा हो या छत्तीसगढ़ ने, वो किसानों तक पहुंचे. तो निरंजन जी यहाँ पर हैं, महल्ले साहब हैं, अनिल बोंडे साहब हैं, गट्टानी साहब हैं, उन सबको मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि
महासंघ की तरफ से एक ऐसा टेक्निकल कैडर खड़ा किया जाए कि जो एक सर्विस प्रोवाइडर का काम करे, और जो कि किसानों की इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको सॉल्व करने के लिए उनके खेत पर पहुंच सके, उनको मार्गदर्शन कर सके। इस तरीके का जो एक्सपेरिमेंट है वो ग्रेप्स के केस में महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुआ है, सब लोग जानते हैं। द्राक्ष बागायतदार संघ है, कुछ टेक्निकल पर्सनल हैं, मुझे मालूम है कि माले साहब बहुत इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं और बोंडे साहब भी, अनिल भी इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो ऐसा एक टेक्निकल कैडर जो कि प्रोडक्शन की किसी भी प्रॉब्लम को यदि वो किसान सामने लाते हैं तो उसको सॉल्व कर सके, उसकी तरफ काम करें। मुझे मालूम है निरंजन साहब बहुत अच्छा काम करते हैं और उनका जो किसान का प्रदर्शन है वो पूरे हर किसान ने, बहुत सारे हजारों लाखों किसानों ने देखा भी है। तो ये तो टेक्नोलॉजी की पार्ट। दूसरा भाग जो किसी ने पूछा था कि मार्केटिंग कहाँ करें, तो जिस तरीके की बात चल रही है तो सिर्फ प्रोडक्शन और क्वालिटी से काम नहीं चलता। हाई क्वालिटी का प्रोडक्शन और हाई प्रोडक्टिविटी, आप 10 टन तक की बात कर रहे हैं पर एकड़, उसको कहाँ बेचा जाए। तो एक दूसरा कैडर जो की जरूरत पड़ती है वो ये है कि वो किसानों के माल को, अब इस केस में सीताफल को, कहाँ बेचे, उसको खरीदने वाले कहाँ हैं, एक्सपोर्ट्स का क्या मार्केट है, कहाँ हम उसकी टेस्टिंग करा सकते हैं, फाइटोसैनिटरी मेजर्स क्या हैं, और काफी कुछ उसके अंदर करने को है। तो एक जो बात मुझे महसूस हुई है, जो भी थोड़ा बहुत आपके साथ काम करने का मौका मिला और मल्ले साहब से तो बहुत सीखने को मिला, और निरंजन साहब का एग्जीबिशंस में बहुत नई नई टेक्नोलॉजी देखने को मिली, अनिल के साथ काम किया। एक बात जो अभी तक मुझे एक कमी महसूस होती है कि हमारे यहाँ सर्विस प्रोवाइडर्स का कोई भी कैडर नहीं है। हमारे पास दलाल हैं, हमारे पास मिडिल मैन हैं, लेकिन सर्विस प्रोवाइडर्स नहीं है। हमने सर्विस प्रोवाइडर का काम या तो डिपार्टमेंट के ऊपर छोड़ा हुआ है या फिर यूनिवर्सिटी के ऊपर छोड़ा हुआ है। किसी भी आप देश में जाएंगे तो वहाँ एक प्राइवेट टेक्निकल सर्विस प्रोवाइडर्स का, टेक्निकल के अलावा मार्केटिंग सर्विस प्रोवाइडर भी, जिसको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी बोल सकते हैं, तो ऐसा कैडर है जो कि पेमेंट पे काम करता है। वो कोई धर्मार्थ काम नहीं करता, वो कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, लेकिन वो उतना फायदा देते हैं। और हमारे यहाँ कुछ लोग काम करते हैं लेकिन इसका कोई सिस्टमेटिक काम नहीं है। तो सीताफल संघ से मेरा ये अनुरोध रहेगा कि ऐसा कैडर जो कि किसानों को उसके प्रोडक्शन से लेके मार्केटिंग तक की पूरी वैल्यू चेन खड़ी करने के लिए मदद कर सके, उसके लिए काम करे। अब इसमें मैं आपको एक सुझाव देना चाहता हूँ। एक स्मार्ट प्रोजेक्ट जो माननीय मुख्यमंत्री ने कुछ दिन पहले उसका शुरुआत की, इनॉग्रेशन किया, उसमें एक कॉन्सेप्ट है कमोडिटी स्टुअर्डशिप काउंसिल। कमोडिटी स्टुअर्डशिप काउंसिल को एक तरीके से आप महासंघ ही नाम दे सकते हैं। और इसमें लगभग 100 करोड़ का बजट है और 6 से 7 वैल्यू चेन, 10 तक वैल्यू चेन बन सकती है। 5 करोड़ की मदद आपके महासंघ को मिल सकती है यदि आप 60-40 के रेशो में एक 3-3.25 करोड़ अपने खुद के खड़े कर सके। तो मल्ले साहब ने उस दिन मुझे बताया कि 1 करोड़ का एक प्रोजेक्ट खड़े करने की बात चल रही है और सीताफल में काम करने वाले हमारे प्रगतिशील किसान हैं। तो इस तरीके की अमाउंट खड़ी करने के बाद एक सीताफल के अराउंड में एक कमोडिटी स्टुअर्डशिप काउंसिल, या जो आप काम कर रहे हैं वो काम में लेबोरेटरी भी आ सकती है, ग्रेडिंग यूनिट भी आ सकती हैं, एक्सपोर्ट्स के लिए क्या करना चाहिए उसकी स्टडीज भी हो सकती हैं, बाहर जाके मार्केट को ढूंढना भी हो सकता है, जो प्रोडक्शन के लिए जो टेक्निकल मैन पावर तैयार करनी है वो भी हो सकता है। सभी कुछ जो कुछ आप करना चाहें उसमें पॉसिबल है। तो एक बड़ी संधि है, एक बहुत बड़ी बात है कि अगले ये कार्यक्रम 6-7 साल चलने वाला है। तो आपका जो सीताफल महासंघ है उसने ये पूरा प्रयत्न करना चाहिए कि ये कम्युनिटी स्टुअर्डशिप काउंसिल हमें मिले
सीताफल को मिले। और उसमें जो ग्रेप्स के लोग हैं वो आगे आगे बढ़ के अभी उन्होंने काम भी शुरू कर दिया है। तो इसके बारे में यदि आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो यहीं पूना में अवेलेबल है। महले साहब वो सब देख सकते हैं। मेरे पास भी काफी उसके डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं शेयर भी कर सकता हूँ, तो वो हम कर सकते हैं। बोथरा साहब भी इसी कार्यक्रम में थे। उनका बहुत बड़ा काम है विदर्भा में और पूरे देश में उनका नाम है। एफोरेस्टेशन में जो प्लांटिंग मटेरियल उन्होंने तैयार किया है और बाकी क्रॉप्स में तैयार किया है वो भी सब लोग जानते हैं। टाइम बहुत हो गया है। निरंजन जी ने शुरू में बोला कि भाई हिंदी में बोलना चाहिए क्योंकि महाराष्ट्र के बाहर के लोग भी सुन रहे हैं और बहुत सारे प्रश्न हिंदी में पूछे गए, इसलिए मैंने हिंदी में बोलना पसंद किया। आखिर में थोड़ा सा 1 मिनिट के लिए मराठी में बोलूंगा, जिसमें की हिंदी यदि किसी को कम आती हो। आजच्या कार्यक्रमामध्ये समाविष्ट होऊन मला खूप आनंद झाला। मल्ले साहेबांनी सुरुवातीला माझ्या स्तुतीमध्ये इतका काहीतरी सांगून टाकला की मलाही माहित नाही की त्याच्या किती मी पात्र आहे। ह्या तुमच्या सीताफळच्या महासंघाला खूप मोठा एक प्लॅटफॉर्म उपलब्ध व्हावे अशा दृष्टीने जे काही करता येईल ते मी तुमच्या बरोबर आहे। मी तुम्हाला सांगितलं की स्मार्ट प्रोजेक्ट मध्ये तुम्ही सहभागी व्हा। मैं विमल साहब का फिर से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। कभी मौका लगा तो रायपुर आके आपके दर्शन लूंगा। आपने जो देश के लिए इतना बड़ा काम किया है वो भी देखूंगा और आपका ज्यादा से ज्यादा जो लाभ हो वो महाराष्ट्र के किसानों को हो, ऐसी शुभेच्छा है। मल्ले साहब को और अनिल बोंडे साहब को, बोथरा साहब को, निरंजन साहब को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं आपसे इस कार्यक्रम में कुछ सीखने को मुझे मिले। धन्यवाद। धन्यवाद सर। मी शांभू गटांनींना विनंती करेल, सीताफळ महासंघाचे अध्यक्ष त्यांनी आभार प्रदर्शन करावं। आज के इस 17वें वेबिनार में हमें मार्गदर्शन करने के लिए पितृतुल्य गोयल साहब पधारे। उन्होंने सब सुना, सीताफल की जो प्रगति है उसकी जानकारी भी उन तक पहुंची और उन्होंने जो आश्वस्त किया है सीताफल महासंघ को स्मार्ट योजना में समाविष्ट करने के लिए मदद करने के एक आश्वासन दिया। मैं सीताफल महासंघ के ओर से उनका आभार व्यक्त करता हूं। श्री विमल चौड़ा जी के यहाँ पे हम महाराष्ट्र से 94 किसानों को लेके गए थे। दुर्ग में जो खेती है 1200-1500 एकड़ की, जो हम सिर्फ सुन के थे, तो सब फार्म हमने देखे, जीएस फार्म देखा, इनका प्रगति किसान मंडल देखा, इनके साथ में दिन भर वार्तालाप किया। इनके मधुर वैरायटी का जो लॉन्चिंग था वो भी हमने अटेंड किया। छत्तीसगढ़ बोलने में तो पिछड़ा हुआ राज्य बताते हैं, लेकिन पूरे हिंदुस्तान को सब्जी छत्तीसगढ़ से पहुंचाई जाती है। वहां की खेती देखने जैसी है। सभी किसानों ने एक पर्यटन के हिसाब से, एक माहिती लेने के हिसाब से, एक जानकारी लेने के हिसाब से छत्तीसगढ़ में 2 साल में एक राउंड लेना चाहिए। हर टाइम पे वहाँ का जो नया नया इन्वेंशन है वो देख के अपनी खेती में हम काफी सुधार कर सकते हैं। विमल चौड़ा जी का 1500 एकड़ का फार्म हमने देखा, नजदीक से जाना और उनका रिसर्च R&D का काम देखा। उनके माध्यम से महाराष्ट्र में 25 जगह पे मधुर वैरायटी का फील्ड ट्रायल हमने ली है। करीबन 10 लाख रुपए के पौधे उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट दिए हैं सीताफल महासंघ को और करीबन 5 जिले में हमने उसका प्लांटेशन भी किया है। उनका सहयोग हमें हर वक्त हासिल होता है। मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। किसान संवाद के माध्यम से ये जो उपलब्धि हमारे को मिली है, अलग अलग विषयों पे
अलग अलग समय पे हम ये वेबिनार वो विषय को लेके कर रहे हैं। किसान संवाद का भी हम धन्यवाद बोलते हैं। सीताफल महासंघ जो 2003 में स्टार्ट हुआ है, अभी 17 साल का हुआ है। ये 17 साल में काफी प्रगति हुई है। 27,000 हेक्टेयर से जो प्लांटेशन था महाराष्ट्र का 80,000 हेक्टेयर के ऊपर हुआ है और वर्टिकल बढ़ रहा है। प्रोसेसिंग के बारे में भी काफी काम हो रहा है। मैं सभी पार्टिसिपेट का, किसानों का, आज 400 के ऊपर पार्टिसिपेशन हुआ है, उन सभी का आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। सर, अगला वेबिनार हमारा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले वेबिनार में दीपक जी, विलास जी शिंदे आ रहे हैं और डवले साहब उसके ये है, तो हम आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगले वेबिनार के लिए भी आप आइए। धन्यवाद। थांबतोय आपण बोंडे साहेब? हाँ सर, थँक्यू. थँक्यू सर. दीपक जी स्लाइड थोडा वेळ राहू द्या आणि मग बंद करू. किसान कृषि में आधुनिक तकनीकों को जानिए, विशेषज्ञों के साथ सीधे संवाद करें। किसान ऐप डाउनलोड करें।